कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार और भारतीय बाजारों में हल्की मुनाफा वसूली का रुख बढ़ता हुआ। क्या हो आपकी रणनीति, उस पर आएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में गिरावट का तीसरा दिन, निफ्टी 17,600 के नीचे, निफ्टी बैंक भी करीब 200 पॉइंट नीचे। दिन भर संभलने के बाद मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फिलहाल। और टेक्नोलॉजी शेयरों के दबाव से भारतीय बाजारों में भी नरमी कायम। आईटी इंडेक्स आज फिर 1.5% नीचे। इन्फोसिस, HCL टेक, कोफोर्ज, LTI माइंट्री जैसे स्टॉक्स 2% तक टूटे। चीन की उम्मीद से अच्छे जीडीपी आंकड़ों से मेटल्स में चमक। निफ्टी मेटल्स इंडेक्स 1.5% ऊपर। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान कॉपर और सेल में 2 से 4% तक की तेजी। और फार्मा शेयरों की रिकवरी जारी। ग्लैंड फार्मा, सीक्वेंट अब 8% भागे। इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को US FDA से क्लीन चिट मिलने से पिरामिल फार्मा में दिखा 10% का उछाल। नतीजों के बाद ICICI लॉम्बार्ड का शेयर 5% टूटा। नए प्रीमियम में कम ग्रोथ से बाजार निराश। और 25 अप्रैल को खुलेगा मैनकाइंड फार्मा का IPO। 1026-1080 रुपए है प्राइस बैंड। 4,300 करोड़ जुटाने की योजना। चलिए, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। और अगले 1.5 घंटे में मार्केट से रिलेटेड सारी बातचीत, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजीज और बहुत कुछ लेकर आएंगे। मुंबई स्टूडियो से मैं और हर्षदा, और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे हमारे साथ। और 9 में से 3 दिन हो गए, 6 दिन बाकी है। और 6 दिन बाकी हैं। वीकेंड्स काउंट करनी है कि नहीं करनी? नहीं, वीकेंड नहीं काउंट करना है, ये तो मतलब सिर्फ वीकडे काउंट करना है। फिर अगले हफ्ते तक ये पेन जारी रह सकता है। 9 दिन डिक्लाइन, 9 दिन रैली, फिर थर्ड डे डिक्लाइन। मतलब पैटर्न जो रहा है वो तो यही रहा है। और आज का खैर मार्केट का एक बेसिक टेक्सचर बता देते हैं। आज के मार्केट में क्या हुआ है। देखिए, आज मार्केट एक रेंज में रहा है, वैसे स्लो डे रहा है। हालांकि जब ये मैंने ग्राफिक्स भेजे थे तब ये 140 के करीब था और असली मामला उसके बाद ही शुरू हुआ है। लेकिन आज मार्केट ने फिर लेवल बेस्ड ट्रेडर्स को रिवॉर्ड किया है। कैश वॉल्यूम्स आज कम हुए हैं हर्षदा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसका भी एक क्लियरली एक इम्पैक्ट है, क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम नहीं है। मार्केट में एक क्लियरली अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसके लिए ऑब्वियसली वो उसका इम्पैक्ट आपको कैश मार्केट वॉल्यूम में भी दिखाई देगा। लेकिन जैसे कहते हैं, एक फर्दर कंप्रेस हुआ है आज। और सेकंड इनसाइड डे पॉसिबल है आज मार्केट में। इनसाइड डे मतलब हाई और लो प्रीवियस डे की रेंज में। परसों ऑब्वियसली मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई थी, लेकिन आज जो है मार्केट और थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है यहाँ पर। और एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर IT स्टॉक्स में फिर से एक बड़ी डिक्लाइन शुरू हुई है। और ख़ास तौर से अगर आप निफ्टी IT को देखें तो मंडे के क्लोजिंग लेवल के नीचे। तो आज अगर यहाँ पर बंद होगी तो क्लोज वाइज हम एक नया लो बनाएंगे। ऑब्वियसली इंट्राडे लो प्रोटेक्ट किया है। इन्फोसिस भी टेक्निकली उस दिन का जो लो था 1185, वो उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं थी, लेकिन उस दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक सेक्टर, और ये हम लगातार इसकी बात भी कर रहे थे कि अब IT से मार्केट को सहारा मिलेगा नहीं, तो पूरा का पूरा दारोमदार बैंक निफ्टी पर आएगा। और बैंक निफ्टी कब तक, जैसे कहते हैं कि एकला चलो रे, कब तक वो सपोर्ट करता रहेगा, तो कभी ना कभी जाके वो भी थोड़ा सा थकेगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर मार्केट पर क्लियरली दबाव तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की क्लोजिंग, फिर उस लिहाज से आप निफ्टी IT की बात कर रहे थे, निफ्टी के लिए क्या लेवल होगा? क्योंकि सुबह में हम एग्जैक्टली एक 30-40 पॉइंट के रेंज में थे, अब वो 600 टूटने के बाद रेंज क्लियरली वाइडन हो गई है। बिल्कुल। देखिए, कल जो आज सुबह एक रेंज मेंशन की गई थी वो थी 17,610 से 17,766, छोटी रेंज, कल की रेंज। अब हमने एक्चुअली उसको ब्रेक कर दिया। वो इनसाइड डे अब एक्चुअली नहीं रहा, बिकॉज कल का लो अब ब्रीच हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है हर्षदा परसों का लो। परसों का लो नहीं टूटना चाहिए। मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ परसों के लो की सिग्निफिकेंस। परसों का लो जो 17,574 का था, वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल एक्चुअली होता है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और फंडामेंटली भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इवेंट ड्रिवन लो था जो रिजल्ट आया था उसके बाद से। तो इसके लिए उस लेवल की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अब
जो बड़ी रेंज है वो 17,550 से 17,750, मुझे लग रहा है विनर टेक्स ऑल। जो यहाँ पर मूव होगा 17,550 से 17,750 क्लोजिंग बेसिस पर, याद रखिए इंटरडे में कुछ भी हो सकता है, क्लोजिंग बेसिस पर जो जिस तरफ का मार्केट मूव दिखाएगा मुझे लग रहा है अगले 500 पॉइंट आपको उस डायरेक्शन में मिल जाएंगे। करंट वीकली कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा तंग करने वाला लग ही रहा था शुरू से। डायरेक्शन जो बड़ी डायरेक्शन है वो मेरे ख्याल से अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है, प्लस मार्केट आईसीआईसीआई और रिलायंस के नंबर्स पर रिएक्ट करेगी उस वीक में, और बाकी के आईटी के नंबर्स भी आ जाएंगे, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी दिक्कत है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी कल भी हमारी यही राय थी कि अब थोड़ा थक गया है, और अगर आपने 2000 पॉइंट की रैली खेल ली है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या तो 42,600 क्रॉस करने दीजिए इसको फ्रेश मोमेंटम के लिए, या इसको रिएक्शन देने दीजिए। अब आप एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन हेल्दी होता है एक्चुअली एक इंडेक्स, एक लीडिंग इंडेक्स के लिए। 41,500 से 700 अगर किसी तरीके से आपको मिल जाए तो वो गॉडसेंड होगा। 42,400 से 500 पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन नया हाई पॉसिबल है मई में अगर 41,500 पर सपोर्ट आ गया तो, और 41,500 अगर इस डिक्लाइन में नहीं टूटा तो। लेकिन फ्रेश खरीदारी अगर अब आपको करनी है तो या तो जैसा मैं कह रहा हूँ पोजिशनली, या तो 42,600 का वेट करें, या फिर थोड़ा सा रिएक्शन का वेट करें और 41,600-700 के करीब का, तब मेरे ख्याल से एक लेने वाला लेवल आएगा यहाँ पर। फिलहाल धीरे धीरे करके हम 42,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 42,036 याद रखिएगा आज डे लो था, तो क्लियरली थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत इस मार्केट में। वीरू, आफ्टरनून बताइए, आप इन डेटा पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली अभी भी कुछ पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी हो रही है। गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा क्लियर मैंडेट दे रहा है बाजार, और आप यकीन मानिए जहां सुबह स्ट्रेंथ थी वहां कुछ स्पेस में अभी भी स्ट्रेंथ कायम है, जहां वीकनेस थी अभी वीकनेस कायम है। यानी इंडेक्स से बेटर ट्रेड, बेटर स्विंग स्टॉक फ्यूचर्स पे विजिबल है। आज इनफैक्ट सुबह हमने शायद, मैंने अनुज ने एक बहुत एम्फेसाइज किया था मेटल्स पे। शुरुआती टिक्स में विजिबल था जब वो निफ्टी मेटल का चार्ट एक पर्टिकुलर एवरेज को बाइसेक्ट कर रहा था। आप देखिए अभी भी स्क्रीन पे इट्स निफ्टी मेटल्स जो कि हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है। एनएमडीसी 7.7% और उसके बाद वेदांता लगभग 5.5%, कोल इंडिया 5.3%, हिंदुस्तान कॉपर 5.4% और जिंदल स्टील लगभग 4.7%। सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप अगर किसी स्पेस में हुआ तो वो है मेटल्स में, और अब तक मेंटेन्ड है। और इसका इस सेक्टर का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ हर्षदा, क्योंकि एक काफ़ी समय अंतराल के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स एक सिवियर स्ट्रॉन्ग और एक बहुत जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, और ये अप्रोच कर रहा है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। इसीलिए मैं मेटल्स पे यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। मेटल्स पे स्ट्रॉन्ग हुआ है बिल्डअप। दूसरा स्पेस जहाँ पे अच्छा मूव था और वो था कैपिटल गुड्स। इसमें पॉलीकैब, एबीबी, पॉलीकैब का ट्रेड हमने सुबह लिया था, एबीबी का ट्रेड हमने सुबह लिया था पैनल में। डिक्सन राजेश सतपति जी की कॉल थी, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, अभी तक कायम है। और वर्लपूल 23% का ह्यूज ओआई बिल्डअप है वाइट गुड्स सेगमेंट में, जिसको हम शायद इंक्लूड करते हैं कैपिटल गुड्स सेगमेंट में ही। ऑटो में टू व्हीलर स्पेस, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स। टीवीएस हेडिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई। स्ट्रॉन्ग स्विंग देते हुए ओआई एडिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आज तक, 11%, 11.6% दोनों ही स्टॉक्स में। और फार्मा, नो डाउट अबाउट दैट कि पिछले 4-5 सेशन से काफ़ी स्ट्रेंथ थी। सुबह थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था, लेकिन लीडरशिप है दिवीज लैब के पास 15%, औरो फार्मा 4%, इप्का लैब 7% और लॉरस लैब 8%। तो अगर आप उससे कहें तो वाकई इंडेक्स से बेटर स्विंग स्टॉक फ्यूचर्स दे रहे हैं, और ये जो स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया वाकई कंसिडर करने लायक है हर्षदा। जी हाँ, तो ये फिलहाल स्टॉक्स और फार्मा पर आगे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कल भी आपको याद होगा फार्मा में बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी थी। लेकिन कुछ और स्टॉक्स आपको फटाफट से जो ट्रेंड कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर हमारे जानकारों से बात करना शुरू करेंगे। तो ट्रेंड जो है वो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का, इसीलिए वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में पहले आया है मंदी का ट्रेड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नतीजों से निराश, और कल हमने देखा था अच्छी खासी पोजीशंस लोग कैरी करके गए थे, आज 4.5% करेक्ट हो गया। कल आएंगे एचसीएल टेक के नतीजे शाम को, उससे पहले स्टॉक 2% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ, और इसने दरअसल कोफोर जैसे ट्रेड्स पर भी दबाव डाला है, 2.5% ये नीचे। आज एशियन पेंट करेक्शन जोन में 1.5% के नुकसान पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ फिर से 2800 के आसपास। वीरू ने मेंशन किया था मेटल्स, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील देखेंगे अब 0.5% ऊपर है, वैसे 1% से ज्यादा की तेजी आज दिन के दौरान ज्यादातर समय इसने एंजॉय की है। एचपीसीएल में एक अच्छा पुल बैक है, डिक्सन टेक में करीब 2% का इजाफा, और वोल्टास जैसे ट्रेड्स है जहां पर कुछ खरीदारी जोर पकड़ रही है। आपको याद होगा कल परसों हम हेवल्स की बात कर रहे थे, अब वोल्टास पर तेजी के ट्रेड्स आना शुरू हो गए हैं। तो यह है फिलहाल अब तक का मूव मार्केट में। अब यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो, कैसे अप्रोच करें, इस पर हमारे साथ हमारा दमदार पैनल है। आज फंडामेंटल्स के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के सिद्धार्थ भामरे को जोड़ेंगे।
टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, नीलेश जैन, राजेश सातपुते, राहुल शर्मा और चंदन तापड़िया साथ देंगे। 2:20 पर नजरे फार्मा स्टॉक्स पर रहेगी। ड्रीम 11 लेकर आएंगे सुमित। 2:25 पर हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा ने आज आईपीओ के डिटेल्स सामने पेश किए हैं। प्राइस बैंड आ गया है। कंपनी के एमडी राजीव जुनेजा से खास बातचीत आपके सामने होगी पेश। फिर 2:30 बजे फोकस में क्या चल रहा है, जोमैटो का शेयर आज तेजी में है, क्या खबर है उस पर आएंगे। और 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका होगा। सस्ता ऑप्शन लेंगे राहुल शर्मा से। मानस जायसवाल बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार। राजेश सातपुते देंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा लेंगे हम सिद्धार्थ भामरे के साथ। 2:45 पर फोकस कल आने वाले नतीजों पर, HCL टेक स्पेशली और ऑफ कोर्स ICICI प्रू भी। फिर 2:40 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शनॉय। और 3 बजे लेकर आएंगे आपके लिए डीलिंग रूम का जायजा, फिर BTST ट्रेड्स और ऑफ कोर्स मार्केट क्लोजिंग। ओके जी हाँ, चलिए इस बीच काम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं और इस क्रम में सबसे पहले आइए पहले इंडेक्स को ले आइए। इंडेक्स एट डे लो 17,591 डे लो की ट्रेजेक्ट्री में इंडेक्स आके बैठा है और इस वक्त बैंक निफ्टी भी डे लो यानी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े पुट राइटर के जोन्स की तरफ निफ्टी बैंक झूलता हुआ एट डे लो। मानस, शुरुआत आपसे करूंगा, एक इंडेक्स चेक लूंगा आपसे पहले। आपकी कॉल क्या है? एनी थॉट्स ऑन इंडेक्स ऑन शॉर्ट साइड और आपका कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त का? देखिए वीरेंद्र जी, सही है कि पिछले 3 दिनों से हम हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन मेरा समझना है कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 17,590 से लेकर 17,550 में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो मेरी राय बिकवाली करने की नहीं है। हालांकि अभी खरीदारी करने का भी ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली करने का भी ट्रेड नहीं लेना है। तो वेट करेंगे, क्लियरिटी आएगी तभी ट्रेड करेंगे, उससे पहले स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे वो बेहतर रहेगा। आज का ट्रेड, जहां तक आज का ट्रेड की बात है, बलरामपुर चीनी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बलरामपुर चीनी में पिछले 2 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। आज एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 414 था, बलरामपुर चीनी ने उसको भी ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है। 409 का स्टॉप लॉस लगा के 435 रुपए के टारगेट सेट करने हैं और ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। बट मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये बैन में तो नहीं है, बस वो एक बार चेक करना है। बट अगर बैन में नहीं है तो 420 के कॉल ऑप्शन पे एक ट्रेड लेना चाहिए। 6 रुपए 80 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है 12 रुपए के टारगेट के लिए। एक्चुअली मानस बैन में है ये तो इस कॉल को तो हटा देते हैं। एक्चुअली ये अभी भी बैन में है स्टॉक, तो इस पर तो शायद ट्रेड हो नहीं पाएगी या फिर चेक कर लेते हैं। खैर एनीवे, अब आगे रुक करते हैं मार्केट का। 17,594 निफ्टी पर इस समय और बैंक निफ्टी करीब 42,085 पर। इन्फोसिस फिर डे लो के करीब, काफ़ी डिक्लाइन यहाँ पर इनफैक्ट इस समय स्टॉक में और ऊपरी लेवल से काफ़ी स्लिप करता हुआ स्टॉक। टाटा मोटर्स में आज हायर लेवल से डिक्लाइन, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर एक डिक्लाइन आई है, ये एक मार्केट में ड्रैग बना रहा है। उसके अलावा NTPC में डिक्लाइन, ये एक स्टॉक जहाँ पर आपको थोड़े से लोअर लेवल दिखाई देंगे और उसके अलावा बाकी स्टॉक्स एक बार ज़रा लेकर आइए आप। इवन मेटल स्टॉक्स में भी थोड़ी सी हायर लेवल से करेक्शन स्टार्ट हुई है। TCS डेज लो पर हटता, तो वहाँ पर भी एक करेक्शन। गाबा सर को जोड़ लेते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय की? जी, ऐसा लगता है कि मुझे जो वोल्टेज जो मैंने कल दिया था आज भी बरकरार है। यस, अप्रूव मिला है वोल्टेज में, बहुत बढ़िया बेस बना है और ये स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ट्रेड कर रहा है 850 में, टारगेट रहेगा 870 का। कल तक लगता है जाना चाहिए। स्टॉप होगा 880, 845 लगा देना चाहिए बस वोल्टेज। इंटी के लिए एक मौका, वोल्टास वाला ट्रेड एक्सटेंड करके चले। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून एवरीबॉडी। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक है। यानी अगर आप देखें तो ICICI बैंक पे प्रेशर है तो एक्सिस बैंक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका चॉइस है वेदर यू वांट टू गो लॉन्ग और वेदर यू वांट टू टेक अ शॉर्ट कॉल। सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग ओनली। अगर आप इन पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, बनी हुई है। जो लेवल्स मैं वॉच कर रहा था दैट वाज 865। सो 865 से ही ये पलट रहा है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट आ रहा है सपोर्ट को।
तो मुझे अगर छोटा ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एक्सिस बैंक। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस होगा 864 का, जो दिन के लो का मैंने एक स्टॉप लॉस रखा है, और यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। मेरा टारगेट क्या होगा? देखिए टारगेट होगा मेरे हिसाब से 880, 880 टू 885। बड़े बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको जो भी लेना है डिप पे लेना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ और छोटे टारगेट के साथ। ये स्ट्रेटेजी मैंने फिलहाल अडॉप्ट की है, क्योंकि मार्केट ही उतना है, छोटा है, स्क्वीजी है, तो यहाँ पे बाय करना एक्सिस बैंक। के आप एक्सिस बैंक बाय कर रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में आपका कन्विक्शन अभी भी है। मीनवाइल याद रखिएगा डेल्टा कॉर्प और बलरामपुर चीनी बैन में है, तो मानस मैं आपको विकल्प देता हूं, आप अपना बलरामपुर चीनी अगर यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट करें तो कोई और ट्रेड रिप्लेस कर सकते हैं। कोई और ट्रेड देना चाहेंगे आप मानस? तो देखिए ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा, लेकिन कैश में डेफिनेटली वो ट्रेड रहेगा, तो कैश में ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस 409 का है कैश में और 435 के टारगेट्स रहेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपने इसको कैश में कन्वर्ट कर लिया है, ये फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं होगा, याद रखिएगा। नॉट इन ऑप्शन, नॉट इन फ्यूचर्स। नीलेश, गुड आफ्टरनून। नीलेश, आपका कन्विक्शन आइडिया क्या चीज कर रहे हैं आप इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। तो सबसे पहले खरीदारी पे फोकस है फाइनेंशियल स्पेस में। चोलामंडलम फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर में एक तेजी बनी थी, उसके बाद एक करेक्शन हुआ था, तो एक फ्लैग एंड पुल सॉर्ट ऑफ पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अब फ्रेश ब्रेकआउट भी यहाँ पे चार्ट पे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 870 से लेके 880 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 835 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा सारे स्पॉट्स के लेवल से। तो चोलामंडलम फाइनेंस 835 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी 870 एंड 880 के टारगेट्स के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है आईटीसी। देखिए यहाँ पे लगातार स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखाई है, कोई भी गिरावट होती है तो वहां पे बहुत अच्छी खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो निचले स्तर पर 393 के आसपास का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और 410 415 तक की अपसाइड अभी भी हमें यहाँ पे नजर आती है, तो आईटीसी में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसी में खरीदारी का मौका। कल देखिए, कल परसों भी बात हो रही थी, ये 400 के आसपास अब थोड़ा सा स्टिकी होने लगा है। होपफुली यहाँ पर ज़्यादा समय बिताएगा और फिर यहाँ से एक नई चाल तेज़ी की बनती दिखाई देगी। एक बाय कॉल है नीलेश के रेडार पर। वैसे अगर मार्केट पर वापस आए तो निफ्टी हल्के से नीचे उस 17,600 के मार्क से, लेकिन टाटा मोटर्स में बिकवाली की पोजीशंस अब बढ़ने लगी हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे कि स्टील में जो तेजी थी वो थोड़ी सी अनवाइंड होने लगी है, और टेक्नोलॉजी में दरअसल प्रेशर और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फटाफट से टीसीएस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3080 के लेवल्स आ चुके हैं। मानस, देखिए सेक्टर तो है वीक, कल साफ हो जाएगा, कल रादर परसों साफ हो जाएगा कि एचसीएल टेक में क्या पोजीशनिंग और इस मेजर से क्या डिलीवर होगा, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस के बाद अब बाकी कंपनियों से भी जो एक्सपेक्टेशन मॉडरेशन का था वो भी लोगों ने कम कर लिया है। लेकिन टीसीएस जिस तरह से अब फिर से और कमजोर हो चला है, क्या चांसेस हैं 3000 तक आएगा, और अगर वो टूट जाता है फिर क्या स्थिति उभर कर आती है चार्टिकली? देखिए 3100 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था टीसीएस पे, जो कि ब्रीच हो चुका है। उसके नीचे अब टीसीएस ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि बिल्कुल 3000 के स्तर आ सकते हैं, शायद 2950 तक भी टीसीएस फिसल सकता है। तो एक वीक स्ट्रक्चर है, तो एक हैश कॉल ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी बाय रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। तो अगर एक शॉर्ट ट्रेड लेना होगा तो वो टीसीएस पे होगा, और अगर आप अपनी पुट की पोजीशन में एक ट्रेड ले सकते हैं, जो टीसीएस का एट द मनी पुट ऑप्शन है, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। जो टीसीएस का 3080 का पुट ऑप्शन है, वहां पर एक ट्रेड लेना चाहिए। उसके प्राइस चल रहे हैं 32 रुपए के आसपास, तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 19 रुपीज के रहेंगे, और ऊपर की तरफ टीसीएस का 3080 का पुट ऑप्शन की जो टारगेट रहेंगे वो 65 रुपीज के रहेंगे। ओके, वेल मार्केट फिर थोड़ा स्टेबल कर रहा है 17,600 के अराउंड। बैंक निफ्टी में फिर एक हल्की से लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन अभी भी थोड़ा वीक है, और पिछले कुछ मिनटों में मिड कैप इंडेक्स भी फिसला है। अब राहुल शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है ये इस मार्केट को देखकर, क्या वापस एक डिक्लाइन शुरू हुई है? ये क्या पैटर्न चलेगा वापस 9 दिन अप 9 दिन डाउन 9 दिन अप इस तरीके से? जी अनुज जी, देखिए हमने एक बिना चैलेंज का एक मूव देखा था 1000 पॉइंट का, तो एक 200-300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे बहुत नॉमिनल है। मेरे हिसाब से 17,500 के आसपास मार्केट वापस वैल्यू देखेगा। 17,500 पे सारी एवरेजेस हैं और साथ में पुट राइटर का भी सपोर्ट है, और मेरे हिसाब से ओवरऑल
जो एक मार्केट का जो मार्केट ब्रेड्थ है अभी तक मेरे हिसाब से रिलेटिव बेसिस पर हम इतने खराब नहीं हुए हैं। मिड कैप्स में अभी भी इनफैक्ट आज के सेशन में थोड़ी नरमी जरूर है, बट ओवरऑल मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम रहा है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 17,500 के आसपास मेरे हिसाब से आप बाय कर सकते हैं 17,200 का स्टॉप लॉस लगाकर, और मुझे लगता है कि आपकी बार जो बाउंस बैक आएगा आपको तकरीबन 18,200 तक ले जा सकता है। तो एज ए पोजिशन ट्रेडर आई थिंक डिप का वेट कीजिए। आज डेफिनेटली मार्केट प्रेशर में है। 17,610 कल का प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ है, तो एज ए डे ट्रेडर आप जो बायस है बेरिश रख सकते हैं 17,500 के लिए, लेकिन एज ए पोजिशन ट्रेडर आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ भामरे जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक मार्केट और आईटी पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि आईटी ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है पिछले 3-4 दिन में मार्केट को। Good afternoon, Anuj. Thanks for having me on your show. So, Anuj, last जब हम बात कर रहे थे, that was mid of October, तब एक चीज चल रही थी कि यूएस में बहुत स्लो डाउन चल रहा है और इसके चलते हुए आईटी में बहुत नुकसान होगा, इसलिए काफी लोग नेगेटिव थे आईटी के ऊपर। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी, और ये एक ऐसा सेक्टर है पूरे मार्केट में जिसके मैनेजमेंट के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। और दैट टाइम आल्सो वी ट्रस्टेड मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस वर नॉट वेरी एक्सपेंसिव उस टाइम पे। और एक स्टॉक्स में हमने देखा था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक एक 15% तक का एक अपसाइड बना था। उसके बाद अगेन वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव और यूएस में स्लो डाउन वाली वो सब बातें चालू हो गई, और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत है सेक्टर में। इन्फोसिस के मैनेजमेंट की कमेंट्री को काफी लोगों ने सीरियसली लिया है, और वो काफी कॉशियस कमेंट्री थी। टीसीएस इतने कॉशियस नहीं थे, और आई वुड से इतने अनएक्सपेक्टेड नहीं था उनका जितना इन्फोसिस का था। एंड वी आर सीइंग कि मार्केट इज नॉट लाइकिंग दिस, उसके चलते करेक्शन हो रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि डिस्पाइट मार्केट में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है इन्फोसिस में और टीसीएस में। और मैं सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा अनुज, कि पेंडेमिक के पहले ये स्टॉक अपने 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग में ऑन लोअर साइड 15-14 के आसपास चलता था, और हायर साइड में 19-20 के आसपास चलता था। फिर पैंडेमिक के बाद सब लोग को लगा कि डिजिटलाइजेशन जिस तरह का होगा, लोगों ने 30-30 के पी पे भी बाय किया है इन्फोसिस। अब ये एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एक मीन रिवर्जन हो रहा है। इन्फोसिस का स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे अब 16 टाइम पे चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कोई यहाँ से बिल्कुल डाउनसाइड नहीं है, लेकिन बिलो 16 बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहता है। ऑन वर्स्ट सिनेरियो यू विल सी के 14-15 के पी के आसपास लोग इसमें अच्छी तेजी करना चालू कर देते हैं, और ये 19-20 के पी के आसपास थोड़ी सी बिकवाली आती है। तो मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 सालों में काफी सारा अर्निंग कैचअप हुआ है। लोग अगर चार्ट देखेंगे तो उनको लगेगा कि अभी भी बहुत सारा करेक्शन बाकी है इन्फोसिस में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 2-3 साल निकल चुके हैं और अर्निंग्स कैचअप हुआ है। तो यस, थोड़ा कोशिश मैं भी रहूंगा मैनेजमेंट कमेंट्री के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से नहीं रहेगा। ब्रॉडर मार्केट का ओपिनियन ये है अनुज कि 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, 2 साल की अर्निंग्स के बाद मार्केट में मंदी नहीं आती है। ये मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, और जितना टाइम कंसोलिडेशन में होगा उतना टाइम अच्छा रहेगा, और यहाँ से तेजी की ही बातें करनी चाहिए। यस, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मार्केट में आएगी। 18,500 के आसपास लोग मंदी बोलेंगे, 16,000 के आसपास, 16,500 के आसपास तेजी बोलेंगे। ये दौर शायद कुछ और टाइम तक चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसी पीरियड में, कंसोलिडेशन पीरियड में, एक अच्छे एनालिस्ट, एक अच्छे फंड मैनेजर ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट सेक्टर में रहेगी। सिद्धार्थ, आफ्टरनून, हर्षदा हियर। तो टेक्नोलॉजी में जो आपने फैक्ट्स स्पेशली इन्फोसिस के सामने रखे हैं, किस वैल्यूएशन पर इस समय है और क्या हमने पहले वैल्यूएशन देखा हुआ है, आपने क्या हाल फिलहाल में खरीदारी की है या फिर करने की तैयारी है? HCL टेक, TCS और इन्फोसिस, हमें ये 3 स्टॉक अच्छे लगते हैं, और इसी ऑर्डर में हम फॉर नाउ इन्फोसिस में एग्रेसिवली बाय नहीं कह रहे हैं, बिकॉज एज मैंने अनुज से भी कहा कि मैनेजमेंट कमेंट्री को हम काफी सीरियसली लेते हैं, और अगर वहां पे थोड़ा कॉशन की बातें हो रही है, हालांकि एवरी मैनेजमेंट इज सेइंग कि लॉन्ग टर्म पाइपलाइन काफी अच्छी है, लेकिन इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू रेवेन्यू इमीडिएटली।
बट आने वाले क्वार्टरों में वो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म जो डील्स है उसके रेवेन्यू नतीजों में दिखेंगे। HCL टेक ये हमारा प्रेफर्ड बाय है, और लास्ट टाइम भी जब मैं आपके चैनल पे था तो हमने ये स्टॉक को तकरीबन 950 980 के आसपास बाय करने की सलाह दी थी विद टारगेट ऑफ 1200 प्लस। अभी भी ये अच्छे स्तरों पे अवेलेबल है, और हमारा फंडामेंटल टारगेट HCL टेक में 1300 रुपए के आसपास का है। TCS भी अच्छा बाय है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन्फोसिस में बाय करने के लिए मे बी आई माइट वेट फॉर 5-10% करेक्शन, और वहां पे हम बाय करेंगे। लेकिन आईटी में एक्सपोजर लेने के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं। ये इनफैक्ट काफ़ी क्लियर है कि आईटी में एक्सपोजर लेने से के बारे में दोबारा नहीं सोचना है। अच्छे स्टॉक्स पे कीजिए जहां पर कन्विक्शन है, और फिलहाल सिद्धार्थ को टीसीएस और HCL टेक में कन्विक्शन दिख रहा है। HCL टेक के हवावर कल शाम को नतीजे आएंगे, उसके बाद ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कंपनी की कॉमेंट्री क्या है। Q3 में उन्होंने इंडिकेट किया था कि Q4 में थोड़े से सीजनली नरमी आती है, तो कांस्टेंट करेंसी बेसिस काफ़ी श्रिंक होने का डर ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कैसे कितना वो फैक्टर इन हुआ है पोस्ट नंबर्स, उस पर चर्चा ज़रूर होगी। सिद्धार्थ, निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या है? क्योंकि अब तक हमने यही देखा था निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर खड़ा था वर्सेस द निफ्टी, और आज वहां पर थोड़ा सा डर बढ़ने लगा है कि हैज इट रन इट अहेड ऑफ इटसेल्फ, क्या यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा आ गया तो अब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल लिया जाए। आपकी अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच इसमें मार्केट वेटेज का रहेगा। हालांकि वेटेज इन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा है इंडेक्स में, अगर आप देखो तो 40% प्लस। इसमें वी आर अडॉप्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। हमें SBI और ICICI बैंक के वैल्यूएशंस और अपसाइड यहाँ से काफी अच्छी लग रही है, जो दो स्टॉक में हमारा कवरेज भी है। इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, यस, आई थिंक इट इज बेटर लेफ्ट टू मार्केट डायनेमिक्स और ट्रेडिंग के ऊपर कि किस तरह के फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। बट जिस तरह से कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की बातें और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें हो रही है, जिस तरह से रिटेल ऑफटेक है, एंड आई एम टॉकिंग मोर ऑन द क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से बैंक्स की बैलेंस शीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, और वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इंडिया में एक्सपोजर लेना चाह रहा है तो वो बिना बैंकिंग के लेगा। और बैंकिंग में भी अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो आप SBI और ICICI बैंक में एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड है। फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में भी काफी लोगों का अच्छा रुझान है और लोग लॉन्ग पोजीशन ही बना रहे हैं। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म भी आपका आंसर देना है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड है, और फंडामेंटली तेजी ही करनी चाहिए, स्पेशली SBI और ICICI बैंक। ओके, एक और सवाल आपसे लेता हूँ, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस में आपने एक इनिशिएट किया है और 20 से 25% की अपसाइड आपने चारों स्टॉक्स में बताई है, क्या कारण, और उसमें सबसे प्रेफर्ड पिक क्या होगी आपकी? अनुज, ये स्पेस में काफी उथल पुथल हुई है प्री पैंडेमिक से लेके अभी तक। नाउ बट ऑफ कोर्स द बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि अगर पीपल आर हेल्दी तो ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा बनाएगी, प्रीमियम का जो दिया होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। नाउ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इन स्टॉक्स में जो करेक्शन हुआ वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था कंपेयर टू मार्केट, और जब मार्केट में मार्च 2020 अप्रैल 2020 के बाद जो उछाल आया उसमें ये कंपनियां भी बढ़ी, लेकिन उतना नहीं बढ़ी जितना मार्केट बढ़ा। तो ऑब्वियसली ये जो 2-3 साल का पीरियड था इसमें ये क्षेत्र ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। सेक्टर्स के डायनामिक्स में भी काफी चेंजेस आए हैं और लोगों में जागरूकता भी आई है काफी कि किस तरह के इंश्योरेंस प्लान्स लेने चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज ज्यादा बिक रही है, टर्म इंश्योरेंस ज्यादा बिक रहे हैं rather देन यूलिप्स टाइप। और इसके चलते हुए हमने देखा कि थोड़ा स्टार्टिंग में अंडर परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने से अगर आप देखो ये सेक्टर ने काफी अच्छा एक अपमूव बताया है। वैल्यूएशन वाइज जनरली प्राइवेट स्पेस अराउंड 2.53 प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे चलता है, वो सब आज की तारीख में 2 या उसके स्लाइटली नीचे मिल रहे हैं। इसमें हमारी प्रेफर्ड पिक अनुज ये है कि SBI लाइफ, जिसमें स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि ज्यादातर नॉन पार्टिसिपेटरी स्कीम्स रही है, उसमें इतना करेक्शन नहीं आया है और ग्रोथ भी अच्छी है। एट 2.2 प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू ये काफी अट्रैक्टिव है और हम यहाँ से भी ज्यादा अपसाइड देख रहे हैं। HDFC लाइफ
जिसमें काफी बैलेंस पोर्टफोलियो है। ये भी एक हमारी प्रेफर्ड पिक है विद अराउंड 20 to 22% अपसाइड। थ्रू आईसीआईसीआई यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा रेवेन्यू में डिक्लाइन है, इसकी जो स्कीम का कॉम्पोजिशन है वो भी इतना फेवरेबल नहीं है जितना दूसरे स्टॉक्स का है। तो ये हम थोड़ा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रेफर्ड पिक नहीं रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रहेगी। और डेफिनेटली LIC इंश्योरेंस एट करंट लेवल विद प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू ऑफ अराउंड 0.5 भी काफी अट्रैक्टिव है, उसमें डाउनसाइड हमें काफी कम लग रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है यहाँ पर रेलिगेयर की। और LIC में करीब करीब 20% का, SBI लाइफ में करीब 22% का, HDFC लाइफ लगभग 24-25% का, ICICI प्रू में 18% का अपस्विंग की पॉसिबिलिटीज। सिद्धार्थ, एक और चीज़ है, एक स्पेस जिसकी लीडरशिप इस बार वाकई लीडर के हाथ में है, दैट्स सीमेंट स्पेस। हमने जो लास्ट सीमेंट का बुल रन देखा था लास्ट ईयर CY 22 में, वो लीड किया था ACC अंबुजा ने, लेकिन इस बार लीड कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। आपके सीमेंट पे व्यू क्या है इस वक्त, और आपके प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगे इस वक्त? पहले तो एक लॉजिकल सी बात है ये है कि अगर किसी को भी सीमेंट स्पेस में एक्सपोजर लेना है तो वो लार्ज कैप स्टॉक की तरफ देखेंगे। जिस तरह के एक कॉर्पोरेट जिसके काफी न्यूज में रहे, उनके वजह से ACC और अंबुजा साइडलाइन हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनीज में फंडामेंटल इश्यूज है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को जो हाईली वोलेटाइल स्पेस है, जो न्यूज ड्रिवन स्पेस है, उससे दूर रखना चाहेगा। तो अगर मैं ACC और अंबुजा को अगर इक्वेशन से निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ बचता है अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट एक लार्ज कैप स्पेस में। एंड दैट इज द रीजन आप देखो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, द चॉइसेस इन सीमेंट स्पेस बहुत कम है लोगों के पास जिनको एक्सपोजर लेना है सीमेंट में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट है, और ज्यादातर अल्ट्राटेक। इसलिए अगर आप देखो कि निफ्टी में भी जो करेक्शन आया 1000-1500 पॉइंट का, उसमें अल्ट्राटेक में हार्डली कुछ करेक्शन आया। अब एक्सपोजर क्यों लेना है सीमेंट में? चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हो, चाहे रियल एस्टेट स्पेस हो, हम ग्रोथ देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज ये 80 to 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, और हर एक कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले अगले 5 से 7-8 साल में 2030 तक ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स किए हैं। चाहे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रूरल स्पेस में या सेमी अर्बन स्पेस में या अर्बन स्पेस में, द वैल्यू ऑफ योर हाउस माइट चेंज बट द सीमेंट रिक्वायरमेंट रिमेन्स मोर और लेस सेम। सो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे रेवेन्यू विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी काफी लंबे समय तक दिख रही है लोगों को। और जो लास्ट ईयर जो इश्यूज थे इनपुट कॉस्ट प्रेशर के, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, फ्यूल से रिलेटेड हो या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, वो अब कम हो गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू अपसाइड नहीं, हम मार्जिन में भी एक इजाफा देख रहे हैं, और उसके चलते हुए हमने अल्ट्राटेक सीमेंट में काफी अरसे से हम आए हैं। हालांकि हमारा टारगेट प्राइस मीट हुआ है, हम इसे रिवाइज करने वाले अपवर्ड। दालमिया भारत एक मिड कैप सेगमेंट में, और आई वुड से सेमी लार्ज कैप सेगमेंट में अगर मैं कहूँ तो दालमिया भारत भी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हम स्ट्रांगली बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये दो नाम है सीमेंट स्पेस में जहां हम बुलिश हैं। ओके सिद्धार्थ, वापस आएंगे आपके पास। अब एक काम करते हैं, फार्मा शेयरों की बात करते हैं जहां पर ज़बरदस्त हलचल है, और पिछले कई दिनों से हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है। आज भी काफ़ी फार्मा स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सुमित से जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये रिकवरी क्यों आई है, और ज़रा नंबर्स में डालते हैं उसको। सुमित। तो फार्मा इंडेक्स में एक स्विफ्ट रिकवरी के बाद कई स्टॉक्स तो साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और एक बढ़िया अपमूव लोअर लेवल से इस पूरे सेक्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले इस सेक्टर के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 10% के आसपास की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने दी है, लेकिन साथ ही साथ ओपनिंग बल्लेबाज यानी कि दो बड़े खिलाड़ी जिन्होंने सबसे शानदार रिटर्न दिया लोअर लेवल से, उसमें जाइडस जो कि करीब 60% लोअर लेवल से रिकवर हो चुका है, 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और साल के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ ग्लेनमार्क 45% की एक शानदार रिकवरी, और अभी भी 16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया अपमूव आया है ऑरोबिंदो फार्मा में भी, फंड डाउन करीब 16 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 45% की एक शानदार रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, ऑरोबिंदो फार्मा के अलावा कुछ हैवी वेट जैसे कि एबर्ट इंडिया करीब 52 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 40% की एक शानदार रिकवरी लोअर लेवल से ये स्टॉक भी दिखा चुका है।
फार्मा के अलावा हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर करीब 35% की रिकवरी यहां देखने को मिली और 45 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इतना ही नहीं, एक अच्छे वैल्यूएशन पे जो स्टॉक कामकाज कर रहा है उसमें ग्रैन्यूल्स 15 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, डिस्पाइट इस शेयर लोअर लेवल से करीब 32% की एक बढ़िया रिकवरी भी दिखा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज जैसा हैवी वेट जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 30% की रिकवरी और 22 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ। और टोरेंट फार्मा जैसा कुछ महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में से 44 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से ये भी 30% के आसपास की बढ़िया रिकवरी दिखा चुका है। आखिरी के कुछ पुछल्ले बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो उसमें सन फार्मा, देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, 30% की एक बढ़िया रिकवरी और 30 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन सबसे ज्यादा बिकवाली जिन स्टॉक्स में आई थी उनमें इसका नाम शुमार, 22% की एक शानदार रिकवरी और अभी भी 39 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और आखिरी में इस सेक्टर की सबसे ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक था डीवी स्लैब, 20% की रिकवरी और अभी भी 36 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पे निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखाई पड़ी है, कुछ अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, हालांकि कुछ के वैल्यूएशंस वापस महंगी साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस फार्मा बनता हुआ। और डीवीज लैब जो लास्ट स्टॉक सुमित ने डिस्कस किया वो आज निफ्टी के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है, करीब 2-2.5% ऊपर इस समय। इस स्पेस पर आएंगे कि अपॉर्चुनिटीज कहां पर है, क्या ट्रेड लेना है, लेकिन साथ ही याद रखें कि 25 अप्रैल को यानी कि अगले हफ्ते दरअसल एक और फार्मा कंपनी बाजार में आएगी पैसे जुटाने के लिए, मैनकाइंड फार्मा। आईपीओ का प्राइस बैंड तय हो चुका है, 1026 से 1080 रुपए कंपनी ने तय किया है। रफली आईपीओ से 4300 करोड़ रुपए जुटाने का कंपनी का इरादा है। और आईपीओ के और डिटेल्स पर कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी से विस्तार से बातचीत हमारे सहयोगी यतिन मोटा ने की, सुनिए। मैनकाइंड फार्मा और उनके ब्रांड्स के बारे में आपने सुना ही होगा और ये कंपनी FY24 का एक बड़ा आईपीओ साबित होने वाली है। और हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट राजीव जुनेजा साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं कंपनी के, एमडी भी हैं और आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए वो हमारे साथ अब बैठे हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और CNBC आवाज से बातचीत करने के लिए। आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी के बैलेंस शीट पे बहुत अच्छा कैश है, कोई कैपेक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप आईपीओ करने वाले हैं। क्या रीजन है आईपीओ करने का और कितना आप रेज करने वाले हैं आईपीओ के जरिए? इसका आईपीओ का आने का रीज़न बेसिकली क्या है कि हमारा कमिटमेंट था हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ में कि हमें उनको जो है एग्जिट देना था। उनके 8 साल पूरे हो गए थे, इसलिए कैपिटल इंटरनेशनल को एग्जिट देने के लिए तो 5% उनको एग्जिट मिल रहा है। 2.5% जो हमारे सेकंड इन्वेस्टर हैं क्रिस कैपिटल, उनको एग्जिट मिल रहा है। 2.5% प्रमोटर्स फैमिली की तरफ से जा रहा है। हम हमेशा एक कैश रिच कंपनी रहे हैं, डेट फ्री कंपनी रहे हैं। हमें कभी भी कैश जनरेट ही करती है कंपनी, हमें कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी पर्पस की वजह से ये आईपीओ आ रहा है आज की डेट में। तो सर, आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी होगी कंपनी में? आईपीओ होने के बाद प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी हो जाएगी वो हो जाएगी 76.5%। इसका मतलब क्या है कि हमें 3 साल के अंदर 1.5% और बेचना पड़ेगा मार्केट के अंदर, जस्ट टू ब्रिंग हमारी जो हिस्सेदारी को 75% से नीचे लाने के लिए। ओके। तो सर, लोग एक कंप्लेन ये करते हैं मैनकाइंड के बारे में कि कंपनी फार्मा है लेकिन जो आप आईपीओ ला रहे हैं वैल्यूएशन एफएमसीजी का मांग रहे हैं, तो वैल्यूएशन पे क्या कमेंट रहेगी? और आप खुद को क्या एक फार्मा कंपनी देखते हैं या एक कंज्यूमर फेसिंग एफएमसीजी कंपनी देखते हैं? पिछले 2 महीने के अंदर हम बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट से मिले, बहुत सारे डोमेस्टिक फंड से मिले, हमारे बैंकर्स ने सबसे डिस्कशन किया है और उसी बेसिस पर बैंकर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर जो वैल्यू हमें दी है वो हम वही ले रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए बात फार्मा की हो रही है तो एक फार्मा पे टेक चेक ले लेते हैं यहाँ पर। मानस, डीवीज तो ऑब्वियसली एक बड़े अपट्रेंड में है, लेकिन उसके अलावा कोई और फार्मा स्टॉक जिस पर बेट लगाया जा सकता है? देखिए, अभी भी बहुत सारे फार्मा स्टॉक चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। और फार्मा अभी भी देखेंगे आप तो अभी भी स्ट्रेंथ लग रही है, शायद 610 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कल मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था जाइडस लाइफ पे और वो अभी भी चार्ट पे काफी बेहतरीन लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो इंटरडे में भी वो लोअर लेवल पे अच्छी रिकवरी उसने दिखाई है।
आई थिंक यहाँ पर भी पोटेंशियल है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो इसी जगह पर खरीदारी करने की राय रहेगी। वो 513 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और मेरा समझना है कि 530 तक के भाव आपको जायडस लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। 530 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जायडस लाइफ से जुड़ी हुई आज खबर भी थी। अच्छा, पिरामल फार्मा जिसमें आज हमने देखा है वो यूएस एफडीए की ने जांच की और एक ईआईआर दिया है इनको एक पर्टिकुलर इकाई के लिए। स्टॉक 8% ऊपर। अब ये नॉर्मली इस तरह के मूव्स नहीं दिखाता है। 8% की ये तेजी जो इसको करीब 80 के लेवल्स के काफी पास ले गई। राजेश सातपुते, चार्ट पर क्या अगला साइन मिल रहा है? क्या यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है? हर्षदा जी देखिए, अगर इसमें चार्ट देखें तो लगता है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। और अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पे देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो वॉल्यूम इस जबरदस्त वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो लगता है कि ये इसका 50 डे में का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा 78.50, तो 79 पकड़ के चलिए। जैसे ही 79 का लेवल पार करेगा, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी 96 to 98। तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल अगर किसी को पोजिशनली लेना है तो यस यू कैन एक्यूमुलेट फ्रॉम करंट लेवल। तो आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा 75 के और करंट प्राइस के इन बिटवीन। आपका स्टॉप लॉस होगा 72 का। तो मेरे हिसाब से काउंटर रडार पे होना चाहिए, बाय लिस्ट में होना चाहिए। स्टॉप लॉस पोजिशनली 72, टारगेट 95 प्लस। जी हाँ, पिरामल फार्मा का ये आज का स्विंग 3 जनवरी के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे वाइड स्विंग है 7765 पे। फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक लास्ट अक्टूबर के ये अपने क्रिटिकल एवरेज यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार कर रहा है। अच्छा राहुल जी, आपका इंडेक्स पे एक व्यू तो चला गया था, इंडेक्स पर आपकी अप्रोच भी मेरे को समझ में आ गई। और अगर इंडेक्स बहुत एक सुलझा हुआ ट्रेड नहीं दे रहा है, एक बड़ा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं दे रहा है, तो आपकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है इस वक्त, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? देखिए, कैपिटल गुड्स में मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और एक रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। और पूरे वोलेटिलिटी वाले दौर में कैपिटल गुड्स ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है। लार्सन एंड टुब्रो की मैं बात कर रहा हूँ, कल के सेशन में स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। इनफैक्ट पूरे करेक्शन में वॉल्यूम्स सिवाय परसों के सेशन के ओवरऑल वॉल्यूम्स काफी कम थे। तो क्लियरली टेक्निकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेकंड इसके बाद जो एक अप मूव का लेग आएगा उसमें हमें तकरीबन 2400 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2330 के आसपास एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है। तो एलएनटी को बाय करने की राय रहेगी। पोजिशनल ट्रेड है, 2165 का स्टॉप लॉस लगाइए। और मुझे लगता है कि ओवरऑल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है लॉन्ग्स के लिए काफी फेवरेबल। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, अपनी वो चार ट्रेड्स चार का चौका उसकी शुरुआत करते हैं। और पहले बता देते हैं आपको क्रम, राहुल से हम लेंगे सस्ता ऑप्शन आज का, एफएनओ सुपरस्टार मानस जायसवाल देंगे। और उसके बाद चार्ट का चमत्कार के लिए हम राजेश सतपुते से बात करेंगे और मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ भामरे हमारे साथ बने हुए हैं। तो राहुल साहब आपसे शुरुआत कर लेते हैं, फिर आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या होगा इस समय का? ये देखिए, जो टाटा स्टील इनफैक्ट मेटल्स के अंदर सुबह के सेशन में आज एक अच्छा मोमेंटम था और मुझे लगता है टाटा स्टील में यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। एक ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट जरूर हुई है, बट मेरे हिसाब से 115 तक का मूव आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। 110 के जो कॉल ऑप्शंस है उनको बाय करने की राय रहेगी। जो लेटेस्ट प्रीमियम है वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो हिसाब से स्टॉक का सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है। एज पर स्पॉट आप 106 का स्टॉप लॉस लगाए और तकरीबन 115 तक जाने की उम्मीद है। तो 110 के कॉल ऑप्शंस टाटा स्टील में बाय किए जा सकते हैं अप्रैल सीरीज। ओके, तो टाटा स्टील में एक अच्छा मौका और मेरी नज़र इनफैक्ट जेएसपीएल जैसे ट्रेड्स पर जारी थी जहां पर अभी भी थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला है। इस स्टॉक के साथ बने रहने की सलाह। अगला ट्रेड मानस आप देंगे, एफएनओ का सुपरस्टार, बताइए। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। आईओसी की बात कर लीजिए, जहां भी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। बीपीसीएल ने जो जिस रेंज में चल रहा था उस रेंज को ब्रेक किया अपर साइड पे, लेकिन एचपीसीएल ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। तो मेरा कॉल यहीं पर है, 240 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं और कैश में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 237 का भाव चल रहा है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 231 रुपए के स्टॉप लॉस से 250 तक के टारगेट आपको एचपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 240 का कॉल ऑप्शन जो कि 3 रुपए 20 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 7.5 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एचपीसीएल 237.45 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ ये मानस जी का एफएनओ सुपरस्टार है आज का। चार का चमत्कार है राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप चार का चमत्कार में? वीरेंद्र जी देखिए,
दो काउंटर्स नजर पे थे, दोनों की बात हो चुकी है, उसमें से एक बीपीसीएल मेरे रडार पे था। लेकिन कोई बात नहीं, मानव जी ने तो कवर कर लिया, तो मैं जेएसपीएल के साथ जाऊंगा। देखिए सुबह भी हमारी बात हुई थी, आई थिंक सुबह गाबा जी ने जेएसपीएल दिया था, और मैं अभी इस पे फिर से ये कहूंगा कि जो कूल ऑफ हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जेएसपीएल में बाय करने के लिए। सो एट लेवल ऑफ 580 आई वुड लाइक टू बाय जेएसपीएल। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ₹5 का, सो 575 का मेरा स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट होना चाहिए 590 टू 595। वैसे अगर आप देखा जाए तो टेक्निकली इट्स अ ब्रेकआउट, 600 तक तो ऐसे ही जाना चाहिए। सो बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है जेएसपीएल लुक्स गुड टू मी। सो बाय अबव 580, स्टॉप लॉस 575, टारगेट 590। बिल्कुल, सुबह इस पर बात हुई थी और काफ़ी स्ट्रेंथ इसने दिखाई है स्टॉक ने। सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग शायद यहाँ स्टार्ट होती हुई। सिद्धार्थ, आपके मिड कैप फंडा कौन सा स्टॉक आपको पसंद इस समय? तो मैं थीम के बारे में बात करूंगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो थीम है अनुज, वहाँ पे हम टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट 4-5 मंथ्स में इसमें काफी करेक्शन आया, और हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटैक्ट है, लेकिन प्राइस करेक्शन काफी हुआ है। तो हमने 3-4 महीने पहले पे भी इसमें बाय सजेस्ट किया था, और अब हमारा कन्विक्शन ये स्पेस अंडर परफॉर्म करने के बाद और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। लुकिंग एट द वेदर कंडीशंस, लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट, लुकिंग एट वैल्यूएशंस, मुझे लगता है हेवेल्स, वोल्टास, क्रॉम्पटन, ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। और खास करके मुझे हेवेल्स के बारे में बोलना है यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफी अच्छा मूव भी आ रहा है। हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने भी ये स्टॉक के ऊपर बाय दिया है। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आफ्टर जो करेक्शन जो देखा है हमने, ये काफी अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहे हैं। तो अगर मुझे कोई मिड कैप, हालांकि मिड कैप नहीं है, 77,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट या फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर एक्सपोजर लेना है मार्केट में, तो दिस इज वन स्टॉक व्हिच यू कैन थिंक ऑफ। हेवल्स में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ, नियरली 1%। हेवल्स, वोल्टास, ये पूरी थीम फिर से एक्टिव हो रही है। फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ 4 का चौका जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं। शुरुआत हुई राहुल शर्मा के साथ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया टाटा स्टील, 110 का कॉल लेने की सलाह, ₹1 पर ट्रेड कर रहा है, ₹3.50 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। फिर अगला आया ट्रेड मानस की तरफ से, HPCL 250 के टारगेट के लिए मौका तेजी का, 231 का इन्होंने स्टॉप लॉस दिया है। JSPL पसंद है राजेश सातपुते को, ये है चार्ट का चमत्कार, 590 पहला टारगेट, फिर आगे 595 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 575 पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और सिद्धार्थ भामरे ने मिड कैप फंडा के तौर पर चुना है हेवल्स, नियरली 1% के गेंस, 1220 पर है, मौका यहाँ पर खरीदारी का साफ बना है। ये हैं फिलहाल वो ट्रेड्स जो हमारे जानकार आपके लिए कर रहे हैं आइडेंटिफाई। चलिए 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे इंडेक्स की चाल में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं, जहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। BPCL का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहाँ पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी अभी HPCL का जिक्र मानस कर रहे थे। नीलेश, हो सके तो BPCL पर भी एक व्यू दे दीजिए, क्योंकि अचानक इसमें भी तेजी बढ़ गई, 340 के लेवल्स आ गए हैं। हाँ बिल्कुल अर्चना जी, देखिए आउटलुक यहाँ पे भी पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के बाद काउंटर बाहर निकल रहा है। HPCL का जैसा मुंह है उसी प्रकार का मुंह हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 3% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा हुआ है। तो प्राइस एंड वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है। खरीदारी करने की सलाह होगी करंट लेवल पर, ऊपरी स्तर पर 346, 350, ये 2 टारगेट को ध्यान में रख के BPCL में खरीदारी करके चल सकते हैं। 335 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय आपको इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाई देंगे। आज सुबह से एक स्टॉक जिसमें स्ट्रेंथ है वो है एक्सिस बैंक। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमने बात की नहीं है इसकी, हमेशा HDFC बैंक और ICICI बैंक पर आकर चर्चा सिमट जाती है, या फिर कोटक और SBI, लेकिन एक्सिस में क्वाइटली थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट हुई है इस समय। और सुबह भी ये स्टॉक हमने मेंशन किया था, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अब इस समय बैंक निफ्टी के एकदम उलट चाल इसकी। बैंक निफ्टी थोड़ा ग्रेविटेट लो कर रहा है, लेकिन एक्सिस बैंक इस समय, इनफैक्ट अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो बैंक निफ्टी में बस एक एक्सिस ही है जो सपोर्ट कर रहा है। कुछ हद तक HDFC बैंक भी है, लेकिन एक्सिस में थोड़ा सा इस समय बाइंग है यहाँ पर। राहुल शर्मा हैं क्या हमारे साथ अभी? राहुल जी, कोई व्यू एक्सिस पर आपका?
जी अनुज, देखिए एक्सिस में काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में प्रेशर होने के बावजूद आज तकरीबन 1.25% का लॉन्ग बिल्डअप है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 सेशन से यहाँ पे अच्छा एडिशन देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में। और ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक जो हमने मूव एचडीएफसी ट्विंस में देखा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आईसीआईसीआई एक्सिस में लैकिंग है। तो आई थिंक एक्सिस में रिलेटिवली यहाँ पर एक अच्छा एक मिनी ब्रेकआउट जिसको बोल सकते हैं, आई थिंक कंफर्म ब्रेकआउट हमें तकरीबन 890 के आसपास मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आवरली चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकआउट है जो हमें 890 के फर्स्ट टारगेट के लिए की तरफ बढ़ा सकता है। तो इसे बाय करके चलने की राय रहेगी। 890 का फर्स्ट टारगेट, और अगर 890 निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पर तकरीबन 925 तक की जगह बनती हुई दिखेगी। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप है। स्टॉप लॉस लगाइए 855 का और लॉन्ग करने की राय है एक्सिस बैंक। ओके, तो एक्सिस में एक मौका क्लियरली 890 के लिए दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में ये स्टॉक जो थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड तेजी दिखाने लगा। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक में मामूली सी बढ़त इस समय अब आपको दिखाई देगी, लेकिन एक्सिस का मूव डेफिनेटली ज़्यादा है। फोकस अब जोमेटो पर रखेंगे। आज इनफैक्ट 3.5% की इंट्राडे तेजी देखने को मिली थी। इस समय अगर आपकी स्क्रीन पर आएगा स्टॉक तो 1.5% का ही इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल कंपनी ने इनकी ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर्स के जो पे आउट्स है उसका स्ट्रक्चर कुछ बदल दिया है, जिसके बाद कंपनी का नेटवर्क कवरेज एरिया अब बढ़ जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, इनफैक्ट हम कई वो रिपोर्ट सुन रहे हैं कि ये डिलीवरी पार्टनर्स दिल्ली में स्ट्राइक पर है। क्या उसी का प्रेशर आया है जोमेटो पर और ये पे आउट स्ट्रक्चर बदल रहा है? जी सही कहा आपने। देखिए, अगर मैं ब्लिंकिट की बात करूं तो ब्लिंकिट के पूरे देश में 400 से ज़्यादा डार्क स्टोर हैं। ये डार्क स्टोर वो है जहां से कंपनी 10 से 15 मिनट के अंदर डिलीवरी करती है, और इसमें से 100 से ज़्यादा स्टोर दिल्ली एनसीआर के हैं, जिसको कि कंपनी ने बंद कर दिया था पिछले दिनों। खासतौर पर कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमको स्ट्राइक देखने को मिली थी कंपनी के जो डिलीवरी पार्टनर है उनकी तरफ से। जो डिलीवरी पार्टनर्स का पे आउट जो है कंपनी ने कम कर दिया था। पहले के जो डिलीवरी पार्टनर्स उनको 25 रुपये पर डिलीवरी मिलता था, लेकिन कंपनी ने इस पे आउट को घटा करके 15 रुपये पर डिलीवरी प्लस वेरिएबल इंसेंटिव्स कर दिया था। तो उसको लेकर के काफी स्ट्राइक भी देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके स्थिति नॉर्मल हो रही है। कंपनी दोबारा से अपने स्टोर खोल रही है। अगर मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करूं तो उनका यह कहना है कि ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। इससे कंपनी को अपना कैपेक्स घटाने में काफी मदद मिलेगी। कंपनी कम खर्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क एरिया में पहुंच पाएगी और ज्यादा बेहतर एफिशिएंट डिलीवरी जो है वो दे पाएगी। तो आईसीआईसीआई रिपोर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो ब्लिंकिट है उसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा बढ़ करके अच्छा हो सकता है। शुक्रिया असीम उस अपडेट के लिए। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लगता है ये इनफैक्ट पे आउट्स जो है वो बदल रहे हैं। वो एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपको पहले 25 रुपए देते थे, अब 15 देंगे और उसके ऊपर इंसेंटिव शायद डिपेंडिंग और कितनी एरिया कवर किया है उस पर्टिकुलर डिलीवरी पार्टनर ने, उस बेसिस पर अब वो पैसे दिए जाएंगे। चार्टिकली राजेश सातपुते है तो ये नई लिस्टिंग, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक्शन आया, फिर ये 54-55 के आसपास आकर स्टिकी हो गया है। क्या दिख रहा है आपको? आप शायद म्यूट पर हैं राजेश जी। हेलो, या सर जोमेटो। हेलो हर्षदा जी। जोमेटो। या आई कैन हियर यू। या सॉरी, गलती से मुझे लगता है बटन दब गया वो। हर्षदा जी देखिए, अगर चार्टिकली देखें तो यहाँ पे 10, 20 एंड 50 डेमी के जो हम बात करते हैं वो लेवल इसी जोन में आता है, 50 से लेके 55 तक। मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है ये कंसोलिडेशन में चला गया है, और ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो कंसोलिडेशन के बाद का जो टारगेट आएगा मेरे हिसाब से वो आएगा 60-62 का। तो अगर इस लेवल को ये जिस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई बाय कॉल लेना है देन योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 50। मुझे लगता है अगर ये 50 का लेवल टूटता है तभी जाके यहाँ पे जो बड़ा आप कह सकते हैं कि हैमर जो सेल का फिगर बनता है वो बनेगा, लेकिन फिलहाल तो वैसे कोई चांसेस नहीं दिखते। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है 50 के स्टॉप लॉस के साथ, सामने टारगेट आएगा 60-62। ओके, जोमेटो पे आपका टेक है। इस बीच एक स्टॉक लेके आइए, मानस की रीडिंग इस पर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। दैट्स आई थिंक एनटीपीसी। मानस इस टाइम फ्रेम में स्पेशली अगर आप देखें जब पावर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एनटीपीसी का थोड़ा सा सिंक होना मेरे को थोड़ा सा खल रहा है, और स्पेशली आज के इस प्राइस पे 167.20, ये बात आप भी रीड कर पा रहे हो, मैं जो कि रीड कर पा रहा हूँ कि अमूमन इसने लास्ट एक साल में स्पेशली फ्रॉम जुलाई कभी भी 100 डेमा के फ्रैक्शन को 100 डेमा को इतने बड़े फ्रैक्शन से वॉलेट नहीं करा।
क्या एनटीपीसी में 164, 160 की पॉसिबिलिटी बन रही है? आपकी अप्रोच क्या होगी एनटीपीसी पे इस वक्त 167.20 पे माइनस? जी, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 164 165 की रेंज में है। लेकिन अब यहाँ पर शॉर्ट 165 के टारगेट के लिए नहीं लेना चाहिए। आई थिंक अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो आपके टारगेट थोड़े से बड़े रखने हैं। आपको 160 तक के टारगेट पॉसिबल है एनटीपीसी में। मेरा समझना है कि आपको बेट लेना है कि 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच करेगा और 160 की तरफ जाएगा, तब तो आप एक शॉर्ट कॉल लीजिए और स्टॉप लॉस 171 रुपए के ऊपर रखिए। अदरवाइज फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है, तो बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। ओके, बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करिए। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़े से नंबर्स का प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट नंबर्स कल आने हैं, HCL टेक और ICICI प्रूडेंशियल। सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और HCL से तो खैर क्या ही एक्सपेक्टेशन होंगी, म्यूटेड ही होंगी खास तौर से। HCL एक्सपेक्टेशन तो म्यूटेड है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है HCL केस में। रिसेंटली प्रमोटर्स की तरफ से एक डिस्क्लोजर था, जिन्होंने ये बात मेंशन की थी कि 1070 1080 के बीच में प्रमोटर्स की तरफ से खुद बाइंग थी। BSE में एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन है और स्टॉक उससे नीचे कामकाज कर रहा। तो IT में बहुत ही कम ऐसे स्टॉक है जो कि इस तरह के लेवल पर है, इसलिए ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बिकवाली दिखा चुका है। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। पहले डॉलर रेवेन्यू करीब 325 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है और रुपी रेवेन्यू टर्म्स में करीब 26,737 करोड़, जो कि 26,700 से बढ़कर आएगा। तो स्लाइटली फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर एक आंकड़ा इस बारी बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। इसके अलावा कंपनी के मुनाफे फ्रंट पे 3890 करोड़, जो कि 4100 करोड़ रुपए से गिरकर EBITDA स्लाइटली नीचे 4,927 करोड़, 6% के आसपास का डिप, और मार्जिन भी करीब आधे से 1% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में जहां पर 1 से लेकर 1.25% की ग्रोथ की बातचीत हो रही है। आपको ये बता दूं कि TCS के केस में भी और इन्फोसिस के केस में भी एक मिस आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट इन्फोसिस में तो एक मेगा मिस था, जहां पे पॉजिटिव ग्रोथ की बात थी 3% की और आया था नेगेटिव 0.5% के आसपास का आंकड़ा। तो ये अगर मिस हुआ तो बाजार शायद थम्स डाउन यहाँ पर फर्दर देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो Q3 था वो एक स्ट्रॉन्ग था, तो बेस भी थोड़ा हायर साइड पर है, तो उसलिए भी नंबर्स थोड़ा सबड्यूड आपको दिखाई पड़ेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी कमेंट्री EBIT को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, रिन्यूअल को लेकर, एट्रिशन को लेकर, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन प्राइस वाइज ये स्टॉक अच्छी खासी रीजनेबल करेक्शन दिखा चुका है, इस लिहाज से भी आपको इस पर नजर रखनी होगी। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले क्वार्टर ही अपना ओवरऑल गाइडेंस नैरो किया था, अब उसमें और कितना बदलाव आता है आज ऑफ कोर्स वो नंबर्स डिलीवर करके में डिलीवरी के नंबर्स की डिलीवरी में दिखाई देगा, लेकिन आगे के लिए आउटलुक क्या है उस पर आएंगे। HCL टेक पर गावा साहब आपका व्यू क्या है? चार्टिकली आप क्या और कमजोरी एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा संभलने की कोशिश होगी? सेल मोड पर तो है HCL टेक, पॉसिबल है कि और डाउन मूव देखने को मिल सकता है। कहां तक जा सकता है? ट्रेड करे 1040 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। हाँ, मोमेंटम कम है ऑन द डाउन साइड, लेकिन है वीक। शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप होगा करीब 1050 का, 1000 पॉसिबल है HCL टेक में, स्लाइड पॉसिबल। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे 1039 पे डे लो की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता है। इस बीच जरा फार्मा स्टॉक्स में एक बार आप देखिए औरबिंदो फार्मा को 586, सुबह हम बात ही कर रहे थे कि कौन सा हाई इसके लिए क्रिटिकल रहेगा। एग्जैक्टली इसने अगस्त 2022 के जो हाइज थे उसको पैरेलली मैच कर लिया है। और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की कैटेगरी में एक बार डॉक्टर लाल पैथ ले दिखाइएगा 1903 के जोन में मेरे स्क्रीन पे इसके ऑप्शंस अपीयर हो रहे थे। और यस, डे लो से रिकवरी लेके अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गया। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी कुछ ऑप्शंस में एक्टिविटी है, उसको मैं छोड़ता हूँ। अभी चंदन थापड़िया हमारे साथ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आपका कन्विक्शन ट्रेड है, क्या चीज़ करेंगे? इंडस्ट्री से एक छोटे से रेंज में है और कल एक्सपायरी डे है, एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, आपका व्यू इस वक्त? जी वीरू नमस्कार। देखिए, बाजार है वो ऊपर के स्तरों पे थोड़ा अटक रहा है। 2 दिनों से यहाँ पे ऊपर के लेवल से थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर है वहाँ पे थोड़ा सा निगेशन आया है, वापस की मूविंग एवरेज के आसपास है, तो बड़े डाउन साइड नहीं है, बट एज ऑफ नाउ हल्के से डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस मार्केट में थोड़ा सा लाइट वापस रह सकते हैं जब तक मोमेंटम स्टार्ट नहीं हो, बट स्टॉक वाइज भी फोकस करेंगे तो मेरा राय यहाँ पे TVS मोटर पे रहेगी। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, कोई भी डिक्लाइन आता है बाजार के करेक्शन की वजह से तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। 1145 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1205 के टारगेट के लिए।
ओके, चलिए अब एक काम करते हैं फिर दूसरा रिजल्ट जो आने वाला ICICI प्रू उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद हमारे अगले एक्सपर्ट्स भी हमारा वेट कर रहे हैं। सुमित फटाफट बताइए ICICI प्रू से एक्सपेक्टेशन। देखिए ICICI लोम्बार्ड नंबर्स तो एक्सीडेंट था, वहाँ तो करीब 5% डिप ऑलरेडी आ चुका है नंबर्स के बाद, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल एक केस में एक अनुमान से बेटर नंबर आने का अनुमान, मतलब बाजार मान रहा है कि अच्छे नंबर शायद इस क्वार्टर में कंपनी पोस्ट कर सकती है। 12,200 ये ग्रॉस प्रीमियम का आंकड़ा है। न्यू बिजनेस APE करीब 35% इस तिमाही के अंदर बढ़ने का अनुमान बाजार लगा रहा है। क्रूशियल नंबर जो है जिन पर आपको नजर रखनी है वो है VNB, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, करीब ये 1220 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा रहेगा, 54% बढ़ने का अनुमान, और मार्जिन भी 5% बढ़ सकते हैं। 200 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का नंबर होगा, हालांकि बेस जो है वो 180 करोड़ है, 11,710 नहीं है, 180 करोड़ है जिसके सामने मुनाफे का नंबर आएगा। तो बेटर साइड पर एक नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं YOY बेसिस पर। हालांकि सीक्वेंशियली हाई प्रॉफिटेबिलिटी के बेस की वजह से आपको एक Q-on-Q बेसिस पे मुनाफे में डिप दिखेगा, लेकिन अदरवाइज नंबर्स बेटर रहेंगे। और इस क्वार्टर, क्योंकि ये वो क्वार्टर होता है जबकि सबको अपनी पॉलिसीज को रिन्यू करना होता है, लास्ट ईयर के एंड तक आते हैं, तो इसलिए बेटर नंबर रहेंगे। अब अगला क्वार्टर कैसा रहता है उसकी कमेंट्री क्रूशियल रहेगी, लेकिन नंबर अच्छे आप ICICI प्रूडेंशियल में अनुमान लगा सकते हैं। ओके सुमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए इस पर चेक बाद में लेंगे, एक काम करते हैं। अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शेनॉय जुड़ गए हैं। दीपक, गुड आफ्टरनून, शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे IT के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि इतना पेन यहाँ पर, और 52 वीक लो पर स्टॉक्स, स्पेशली लार्ज कैप IT, ये क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है या एक रीसेट है, ये फर्दर रीसेट है इंडियन IT स्टॉक्स में? क्या यहाँ से भी हम और 20-25% गिर सकते हैं? वैसे अनुज गिर तो सकते हैं, 25 और 50% भी गिर सकते हैं, और मतलब कुछ भी ऐसे वैसे मार्केट को इस तरह से नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। पर एक चीज जरूर है कि जो अर्निंग्स और जो कमेंट्री आई है वो काफी कॉशियस आई है। वो मैनेजमेंट भी ये कह रहे हैं कि हमें इतना मतलब ऑर्डर फ्लो नहीं नजर आ रहा कि हम आपको बता सकें कि ग्रोथ कितना होगा। थोड़ा सा उन्होंने सबड्यू कर दिया है एक्सपेक्टेशंस को। मुझे ये लग रहा है कि इस साल में US अगर आपने रेट्स इंटरेस्ट रेट्स जो है वो और नहीं बढ़ाते हैं और वो रिसेशन एक लेवल से कंट्रोल भी हो जाता है, तो बिजनेस और इंडिया की तरफ आएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इट मे टेक अनदर 2 to 3 quarters, लेकिन रिकवरी IT में जरूर आएगी। आई थिंक देयर आर मच बेटर वैल्यूएशंस नाउ। यहाँ से और अगर 10-20% और भी गिर जाता है तो वैल्यूएशंस और भी बेटर हो जाती हैं। पर आई थिंक यहाँ पे लार्ज कैप IT का ज्यादा फायदा है, उनके बैलेंस शीट्स बहुत बड़े हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, और वो एक्वायर भी कर सकती हैं छोटे IT कंपनीज को अगर उनकी वैल्यूएशंस और कम हो जाए तो आई थिंक दैट इज द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको 3 या 4 साल का अगर ये रखना होगा तो आई थिंक IT इज अ गुड टाइम टू गेट इन नाउ। लेकिन आई डोंट थिंक ये कह सकता हूँ कि ये बॉटम है। और बैड न्यूज और रिजल्ट्स भी और आएंगे, तो आई थिंक बैड न्यूज और आने को है आगे। और इवन मिड कैप IT में भी सेम भी होगा क्या दीपक? क्या मिड कैप IT में भी और डी रेटिंग बाकी है यहाँ पर? बिल्कुल, इनफैक्ट उनके जो P रेशियोज थे मिड कैप IT के वो काफी ज्यादा थे लार्ज कैप IT से। अगर आप HCL की देखें या फिर TCS की देखें, 19 से 25-26 के करीब हैं उनके जो P रेशियोज हैं, वर्सेस अगर आप मिड कैप IT के देखें कुछ स्टॉक्स तो 35-36 पे भी हैं। तो एक तो उनका वैल्यूएशन ज्यादा है और फिर उनके बैलेंस शीट्स उतने डाइवर्सिफाइड नहीं है उनका जो बिजनेस है, और उनके बैलेंस शीट्स भी छोटे हैं, तो उनका द एबिलिटी टू अक्वायर आल्सो बिकम्स लेसर। तो इस वजह से आई थिंक उनमें करेक्शन और ज्यादा आ सकता है अगर कमेंट्री बुरी हो, स्पेसिफिकली जिसमें क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। कुछ ऐसे IT कंपनीज हैं जिनमें काफी 10 to 15% कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 2-3 कस्टमर्स में, तो वहां पे आई थिंक सरप्राइजेस, नेगेटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं। तो आई थिंक मिड कैप IT में करेक्शन और आ सकता है। लार्ज कैप में आई थिंक विल बी स्टेबल। ओके, तो लार्ज कैप शायद स्टेबल रह सकता है, मिड कैप की सिचुएशन वर्सन हो सकती है। दीपक, आफ्टरनून। अब एक तो टेक्नोलॉजी जिसके नंबर्स इन्फी और TCS से थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गया है कि क्या हो सकता है बाकी सेक्टर का, लेकिन बैंकों में इस वीकेंड पे ICICI बैंक के नंबर्स आएंगे।
क्या HDFC बैंक से कुछ संकेत लेने चाहिए? HDFC बैंक ने साफ कहा है कि देखिए हम हाई इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, तो वहां पर इसीलिए पैसा खर्च करता हुआ दिखाई दिया है बैंक का। तो नंबर्स ऑन एन एवरेज ओके थे, नथिंग आउटस्टैंडिंग। ICICI बैंक जो एक ज्यादा बेहतर परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट पास्ट, इससे उम्मीदें भी ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी कैसी होगी? वैसे हम ICICI बैंक को ओन करते हैं हर्षदा, तो आई थिंक हम बायस्ड है इस रिगार्ड में, लेकिन इसमें ये है कि आई थिंक बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा करती है, यहाँ पे लार्ज कैप जो बैंक्स हैं वो अच्छा ही करेंगे एक तरह से, क्योंकि उनके जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो काफी, अगर आप ICICI और HDFC के देखें तो कुछ ज्यादा बढ़े नहीं है इन कंपैरिजन विद छोटे बैंक्स थे। उन्होंने करीबन 8% देना शुरू कर दिया था, 8% से ज्यादा भी, लेकिन ICICI और HDFC ने उतना नहीं बढ़ाया था अपने इंटरेस्ट रेट बल्क डिपॉजिट्स के लिए भी। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि उनके मार्जिन पे उतना प्रेशर नहीं होगा। HDFC में ये था कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उनका कम था, उन्होंने प्रोविजंस कम कर दिए पिछले साल के कंपैरिजन में, तो उनका प्रॉफिट 20% इंक्रीज हो गया। आई थिंक ICICI मे नॉट नीड टू डू दैट, उनका प्री प्रोविजन प्रॉफिट एक्चुअली काफी 18-20% पे ही ग्रो होगा। पर देखेंगे अभी 2 दिन और में पता चल जाएगा कहाँ पे है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ICICI बैंक के जो इनिशिएटिव्स हैं आजकल, उन्होंने डिजिटल लोन्स और डिजिटल UPI बेस्ड लोन्स ऑल्सो उन्होंने स्टार्ट कर दिए। वो पहले बैंक हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है जो नए UPI का जो रेगुलेशन आया था क्रेडिट के साथ, तो काफी टेक्नोलॉजी में भी काफी अहेड हो गया है। आई थिंक उनके रिजल्ट्स और अग्रेसिव होने चाहिए और उनकी कमेंट्री भी और अग्रेसिव होनी चाहिए। 2 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव। तो उम्मीद काफी ज्यादा है ICICI बैंक से। आई कंप्लीटली एग्री ऑन द डिजिटल लोन फ्रंट, और गलती से आपने वो ओके दबा दिया, उसके बाद एक के बाद एक फोन आने लगेंगे कि आपने कुछ सिग्नल दिया था मोबाइल ऐप पर कि आप लोन चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और एरिया जहाँ पर हाल फिलहाल में और कुछ देर पहले हम इसकी बात भी कर रहे थे कि फार्मा में एक बहुत तगड़ा पुल अप देखने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। क्या आपने यहाँ पर कुछ पैसा एलोकेट किया है या फिर कुछ साइंस पढ़ने लगे हैं, स्पेशली पोस्ट डीवीज जो पिछले दो हफ्तों में आपको याद होगा एक दिन 9% भागा, कमेंट्री अच्छी हो गई थी, रिविजिट किया है सेक्टर को? वैसे अभी आई थिंक एक डेटा पॉइंट आया जरूर है कि उनके एक्सपोर्ट्स काफी इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम देखें तो सीक्वेंशली उतना भी ज्यादा नहीं है। एंड जो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि FDA के जो इंस्पेक्शंस हैं दे हैव बिकम मोर एंड मोर एक्टिव। सो कोविड की वजह से उन्होंने फिजिकल इंस्पेक्शंस कम कर दिए थे। आई थिंक उनका अभी वो बैकलॉग पूरा हो रहा है और उस बैकलॉग में इस सारे कंपनीज का आई थिंक फिर से एनालिसिस होगा। सो दैट कैन बी अ नेगेटिव सरप्राइज। The other one is margins सबके इस क्वार्टर में एटलीस्ट डेफिनेटली कम ही होंगे कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर, तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ नेगेटिव सरप्राइज। सो हम लोग एक्चुअली उस हिसाब से देख रहे हैं कि देखिए एक्सपोर्ट्स तो ज्यादा है ही, पर मुझे मार्जिन्स लग रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे थोड़े से। सो वैल्यूएशंस भी ऑलरेडी काफी मतलब अर्लियर के कंपैरिजन में कम हो गई हैं, तो एक तरह से बैलेंस करके देखना पड़ेगा। आई थिंक विल वेट फॉर रिजल्ट्स, अभी कोई खास रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट्स के बाद ही हम लोग फार्मा में कॉल लेंगे। अभी हमारी पोजीशन बहुत कम है फार्मा में, इनफैक्ट ओनली वेरी कंपनीज विच आर बोथ इन केमिकल्स एंड फार्मा, उन दोनों के हैं हमारे पास, पर वी डोंट हैव एनी प्योर प्ले फार्मा कंपनीज राइट नाउ। ओके, दीपक जी ने अपना व्यू अब तक बैंक्स पे दिया, IT पे दिया, फार्मा पे दिया। दीपक जी ऑटो पे आते हैं। ऑटो में पहले स्पेशली टू व्हीलर स्पेस जहाँ पे लीडरशिप TVS के हाथ में थी बिकॉज ऑफ देयर EV वेंचर, बट सडनली आई थिंक वो जो डिफरेंशियल था बिटवीन TVS और बजाज ऑटो में वो सडनली खत्म हो गया। बजाज ऑटो अगेन ऑल टाइम हाई जोन के आसपास। टू व्हीलर स्पेस पे आपका टेक और एंटायर ऑटो में आपके प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त, और स्पेशली आपका एक जो डेडिकेटेड व्यू है, मैं वो टू व्हीलर स्पेस पे चाहता हूँ दीपक जी। तो अभी टू व्हीलर्स में हमने फिर से एंट्री नहीं ली है। हम TVS में थे, वी वर इन हीरो मोटोकॉर्प ऑल्सो, बट अभी तक जो
डेटा आया हुआ है बहुत रजिस्ट्रेशन पे, अगर वाहन पोर्टल पे देखें या फिर कंपनी के अनाउंसमेंट से, उनमें कोई ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं लग रही, नहीं मतलब नजर नहीं आ रहा है एटलीस्ट कि टू व्हीलर के सेल्स अदर देन ईवी में कोई खास अंतर आया हुआ है। 2018 से काफी डिप्रेस्ड हैं। आपको आई थिंक शायद याद होगा, ये 2018 या 19 में हीरो मोटोकॉर्प ने एक महीने में 7 लाख व्हीकल का सेल हुआ था। उसके बाद से वो नंबर अभी भी बीट नहीं हुआ है किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, एंड दैट हैज कंटिन्यूड। सो आई थिंक TVS is probably the best in that pack, in the sense कि वो एक ऐसी कंपनी है जिनका मार्केट शेयर अभी बढ़ा है और उनकी जो EV की कैपेबिलिटी है वो भी काफी स्ट्रांग हो गई है। बट बियॉन्ड दैट द सेक्टर इटसेल्फ वो काफी वीक है। आई थिंक पैसेंजर व्हीकल्स में दैट इज वेयर ऑटो में हमारा ज्यादा फोकस है, पैसेंजर एंड हेवी व्हीकल्स में। आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में एंड पैसेंजर इज वेयर वी हैव सम पोजीशन M&M। वहां पे एटलीस्ट डेटा ये दिखा रहा है कि उनका मार्केट शेयर, जो उनके मार्केट शेयर के जो गेन्स हैं वो काफी ज्यादा है और अभी भी काफी सस्टेन्ड हैं। तो जब रिकवरी आएगी तो इट विल अफेक्ट बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स, तो उसमें वो फोर व्हीलर कंपनी थोड़ी बेटर करेंगी। पर आई थिंक स्टॉक प्राइसेस में ऐसे नजर आ रहा है कि टू व्हीलर की रिकवरी काफी ऑलरेडी हो गई है। हमें तो मतलब डेटा से नहीं नजर आ रहा, तो हमें बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशंस या फिर सेल्स में डेटा में दिखे कि रिकवरी आई है। दीपक, आपकी ट्वीट जो जोमेटो ये ब्लिंकिट वाला जो स्ट्राइक है उस पर काफ़ी वायरल हुई। मैं देख रहा था करीब 3-3.5 लाख व्यूज़ आए उस ट्वीट पर। ज़रा एक बार हमारे व्यूअर्स को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करिए इसको, और अब आपका व्यू क्या है इस पूरे इशू को लेकर। सो अनुज, आई थिंक वो पता नहीं वो एक नॉर्मल सा ट्वीट था, आई थिंक कैसे इतना ज्यादा ये हो गया। बट आई थिंक नॉर्मल ये बताओ तो ये सिंपल सा चीज है कि अगर ब्लिंकिट और जो इंस्टामार्ट है स्विगी से, ये जो कंपनीज हैं उनके पास खुद के कोई व्हीकल्स नहीं है, उनके पास खुद के राइडर्स भी नहीं है, उनके कोई एम्प्लॉइज राइडर्स नहीं है। तो क्या करते हैं कि लोगों को ये बोलते हैं कि देखिए आप बाइक लीजिए, आप फोन लीजिए, उस पर हमारा सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपको पिकअप करना है हमारे डार्क स्टोर से और उस स्टोर से लेके जाना है आपको डिलीवरी में, और डिलीवरी के आपके मिलते हैं 15 रुपए या 25 रुपए या 50 रुपए। पहले 50 हुआ करता था, फिर 25 हो गया। अब उन्होंने क्या, आप काफी ऑर्डर्स आई जो 25 या 50 रुपए थे वो कस्टमर नहीं देता था, वो हम अगर ऑर्डर करते हैं तो यूजली कहते थे फ्री डिलीवरी अबाउट 200 रुपीज, अबाउट 300 रुपीज। तो हम लोग वो 300 रुपए का ऑर्डर कर लेते थे और फिर 10 मिनट में वो डिलीवरी घर पे आती है। अभी चलो 20 मिनट या 25 मिनट में आती है, पर फिर भी ये जो कॉस्ट है कि जो पेट्रोल का कॉस्ट है स्टोर में जाके अगर किसी के घर में देना है, वो कॉस्ट ही करीबन 20 या 25 रुपए हो जाता था। तो लोग जो पैसे बनाते थे, अगर राइडर्स पैसे बनाते थे, उनको 15 ऑर्डर्स पर डे करना होता था या 20 ऑर्डर्स पर डे करना होता था, और कंपनी अपने पॉकेट से, कस्टमर से पैसे नहीं लेती थी, अपने पॉकेट से राइडर्स को वो एक्स्ट्रा पैसे देती थी। आप देखिए ब्लिंकिट अगर महीने का आई थिंक 90 करोड़ या उनका लॉस है, वो लॉस इसी से होता है कि वो अपने पॉकेट से देते हैं राइडर्स को, और फिर बाकी दूसरे खर्चे भी होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि देखिए हम प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, कहाँ से प्रॉफिटेबल हो, अगर हम कस्टमर को चार्ज करें तो कस्टमर देंगे नहीं और ऑर्डर करना बंद कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, राइडर के फीस का कम कर देते हैं, 25 रुपए से 15 रुपए कर देते हैं। अगर जब उन्होंने ये किया तो राइडर्स ने स्ट्राइक कर दिया, और राइडर्स ने जब स्ट्राइक किया तो काफी उनके स्टोर्स बंद हो गए। आप कई जगह ऑर्डर नहीं कर सकते आप इन ऐप से, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है राइडर्स की। लेकिन ये प्रॉब्लम ही है कि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कि या तो कस्टमर पे करें या फिर राइडर्स अपना कॉस्ट कम करें, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें जिसमें पेट्रोल नहीं हो या फिर मेंटेनेंस कम हो। और काफी राइडर्स भी हैं, तो अभी दिन में आई थिंक 18 घंटे काम करने पड़ते हैं 15 ऑर्डर्स लेने के लिए, क्योंकि इतने सारे राइडर्स रजिस्टर्ड हैं। वो भी कम होने चाहिए, नहीं तो वो डिमांड उतनी ज्यादा है नहीं।
तो जब तक ये ठीक नहीं होगा आई थिंक द बिजनेस इज वेरी अनप्रॉफिटेबल। तो मैंने ये लिखा था कि अगर इस तरह से चला तो लॉस मेकिंग कितनी देर चलेगा। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, उनकी फंडिंग की ऑप्शंस, उनके फंडिंग के ऑप्शंस भी कम हो गए हैं, तो उनको एक दिन तो प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। और जब तक ये इकोनॉमिक्स या फिर मॉडल चेंज नहीं होता, करंट मॉडल से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। दीपक, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, ये ऐसा टाइम था जब हमने देखा था ब्याज दरों में काफी इजाफा देखने को मिला, उसके बाद ये पॉलिसी में कोई चेंज नहीं, और तब चर्चा ये हो रही थी कि क्या डेट की तरफ वो फंड फ्लो जाता हुआ बढ़ सकता है। अब करंट सिचुएशन को देखकर क्या इस समय आपने जब अपने पोर्टफोलियो को, जो पैसा आप मैनेज कर रहे हैं, कितना हिस्सा डेट में है, कितना आप इक्विटी की तरफ कमिटेड हैं, या फिर स्विच करना चाहते हैं? हर्षिता, हमारा जो पीएमएस है उसमें कॉन्ट्रैक्टेड होता है कि अगर हमने कुछ पैसे लिए हैं वो तो सिर्फ डेट में ही डालने हैं, और कुछ पैसे जो है इक्विटी में डालने, तो वैसे वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो डेट में था इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम डेट फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड्स में हमने लॉन्गर ड्यूरेशन के फंड्स लेना स्टार्ट कर दिया था लास्ट महीने से। वो एक्चुअली ट्रिगर हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में चेंज कर दिया कि डेट फंड्स अगर आप अप्रैल 1 के बाद खरीदो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। तो हमने अप्रैल 1 से पहले ही वो डाले डेट फंड खरीद लिए। लेकिन हमारा अभी ये मानना है कि इंडिया में इन्फ्लेशन और कम होगा इस साल में एटलीस्ट, और अगर ऐसे कम होता गया तो आरबीआई शायद रेट कम ना करे, लेकिन रेट और बढ़ाएगी नहीं। आप अगर देखें तो अभी 10 साल का जो इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें भी 7.2% ही मिल रहा है, और 1 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें भी 7.1% ही मिल रहा है। तो डिफरेंस कोई नहीं है अगर आप 1 साल के लिए का बॉन्ड खरीदे या 10 साल का बॉन्ड खरीदे। लेकिन ये इसका यही मतलब है कि लोग समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स और कम होंगे, शॉर्ट टर्म में शायद थोड़े से बढ़े रहेंगे थोड़ी देर के लिए। हमें ये अब ये लग रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है मे बी 75-80% जो आपने डेट में रखा हुआ है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। 20% या 30% आप शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं थोड़े से लिक्विडिटी के लिए। और डेट फंड में अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में उतना फायदा नहीं है जितना पहले था। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो उसको बेचिए मत, क्योंकि अब उसको लॉन्ग टर्म होने दीजिए, क्योंकि उसका टैक्स बेनिफिट उससे ज्यादा होगा। तो बस हमने थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं। आई थिंक डेट के यील्ड्स यहीं पे रहेंगे एटलीस्ट 6-7 मंथ्स के लिए, जब तक कि यूएस के रेट्स में कोई बदलाव ना आए। उसके बाद हमारे रेट्स भी कम होंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया दीपक ये सारी जानकारी और सारी बात हमसे करने के लिए, और फिर मिलेंगे आपसे। आज जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और फटाफट एक डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज अनुज 2 स्टॉक्स जो आज फोकस रेडार पे हैं डीलिंग रूम्स के, उनमें सबसे पहले है पिरामल एंटरप्राइजेस PEL। यहाँ डीलिंग रूम्स का कहना यह है कि एक बड़ा कैनेडियन फंड यहाँ अपने शेयर्स बेच रहा है, जिसके कारण स्टॉक में कंटिन्यूस आपको दबाव दिख रहा है। शायद ये सेलिंग खत्म होने को और थोड़े दिन लगेंगे, और इसीलिए यहाँ इनको लगता है कि स्टॉक में यहाँ से भी 15-20 रुपए की क्विक ट्रेडिंग डाउनसाइड है, और शायद इसीलिए वो यहाँ अपने क्लाइंट्स को STBT की भी सलाह दे रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस के बाद टाटा कम्युनिकेशंस, और इसके आज पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स के पहले यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स शेयर्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप F&O का डेटा देखें तो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, लेकिन डीलिंग रूम्स का मानना है शायद यहाँ आपको एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए तैयार हैं, और उनको लगता है कि शायद यहाँ से स्टॉक में 25 से 30 रुपये ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है रिजल्ट्स के बाद। तो शायद यहाँ वो एक खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं पोजिशनरी। ओके, रीडर्स की एक्सपेक्टेशन आपने देखी यहाँ पे PEL, और आपकी स्क्रीन पे जरा PEL का स्ट्रक्चर लेके आइएगा एक बार, और एक बार टाटा कम्युनिकेशन दोनों को लिख लीजिएगा। PEL आपकी स्क्रीन पर लगभग 717 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और अगर आप इस क्लोज को इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस देखें तो यस एक पॉज है आप कह सकते हैं, बट इट्स अ क्लोज स्टिल अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और बिल्कुल मिड में खड़ा है ये 20 और 50 के। खैर यहाँ पे इन 2 स्टॉक्स को छोड़ते हैं, ये डीलर्स की एक्सपेक्टेशन आपने देखी यतिन के थ्रू। अब एक काम करते हैं, BTC रेट्स को शुरू करते हैं। निफ्टी में इंट्राडे लो से, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो क्रिटिकल लेवल इन 17,550-570 परसों का लो भी,
वो डिफेंड हुआ और करीब करीब 624 की ट्रैजेक्टरी में हम जाते हुए और बैंक निफ्टी भी अपने 42,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन को होल्ड करके वहां से लगभग 150 पॉइंट ऊपर। डाउ जोन्स फ्यूचर्स, एक बार BTC ट्रेड लेने से पहले डाउ जोन्स फ्यूचर्स की जो स्थिति है वो देखते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब करीब आपकी स्क्रीन पे जब हमने स्काईक्रिम की शुरुआत की थी तो करीब 86 अंक नीचे थे, इस वक्त लगभग 145 अंक नीचे, और नैस्डैक फ्यूचर्स 103 अंक नीचे और S&P फ्यूचर्स लगभग 21 अंक नीचे ट्रेड करते हुए। मानस, इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब मैं आपसे पूछा था निफ्टी पे आपका व्यू, आपने कहा था कि नहीं, मैं 17,580 की ट्रैजेक्टरी में शॉर्ट नहीं करूंगा। एग्जैक्टली एटलीस्ट क्लोजिंग के लिए वो व्यू बहुत ठीक गया। आपकी अप्रोच क्या रहेगी अब कल के लिए, क्या कैरी करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग, आपका स्टॉक आइडिया? जी, तो देखिए लॉन्ग ट्रेड ही होगा। मैंने पहले SPCL की बात की और अब आप ध्यान रखिए BPCL भी अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया, माफ करिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट 340 रुपए के ऊपर हमने देख लिया है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। अगर फ्यूचर्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो करंट लेवल पे खरीदारी करिए। 337 का स्टॉप लॉस लगा के 355 तक के टारगेट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं BPCL के। और ऑप्शन में एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 6 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 340 वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर 3 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 15 रुपए के टारगेट के लिए। तो इस समय BPCL में खरीदारी करनी है। गाबा सर, आपका BTC ट्रेड क्या होगा? BTC ट्रेड रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। मोमेंटम अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेच लगता है लेकिन मोमेंटम है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। कल BTC तौर पर ट्रेड करे 1367, स्टॉप होगा 1360, टारगेट 1380 1390 जोन्स। ओके, श्रीराम फाइनेंस सुबह से स्ट्रांग है ये, एक्चुअली सुबह भी स्पॉट किया गया था स्टॉक को और एक्चुअली क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दे रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हो रहा है, तो एक अच्छा इंडिकेटर यहाँ पर। चंदन, आपकी BTC ट्रेड क्या होगी? देखिए बाजार में ओवरऑल देखिए काफी सिलेक्टिव स्टॉक्स में मोमेंटम है। हमने यहाँ पे TVS मोटर की बात की और मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव शुगर और राइस काउंटर्स में पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बना रहना चाहिए। तो मैं बलरामपुर चीनी को यहाँ पे पिक करने की सलाह दूंगा। स्टॉक्स में जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बायस इंडिकेट कर रहा है और आज का जो क्लोज है 420 के ऊपर, रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज है, तो 420 के ऊपर क्लोज हो रहा है, इसके लिए पॉजिटिव बायस है। यहाँ पे आप 412 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर में 435 तक के अपसाइड को प्ले कर लें। ओके, बलरामपुर चीनी याद रखिएगा ये बैन में है, तो आपको जो भी काम करना है वो मानस की व्यू के मुताबिक आप कैश में कर सकते हैं, आप इस डेरिवेटिव्स में इसको छू नहीं सकते। 420 के स्तर पे ये स्टॉक आके ट्रेड करता है। आप राजेश सतपुते जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मैं कैनफिन होम फाइनेंस को लेके जाऊंगा। मेरे हिसाब से जो करेक्शन हुआ है पिछले 5 दिनों में, इट हैज लैंडेड ऑन एन इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन 560 565, वो एक जोन है मेरे हिसाब से, एक सपोर्ट अच्छा देगा जहां से आपको फिर से काउंटर में एक मूव मिलेगा। सो ये जो हम ABC पैटर्न देखते रहते हैं या जिगजैग फॉर्मेशन, इसका ये सपोर्ट है, तो इट्स अ बाय कैनफिन एट 565 फ्यूचर में। यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस होगा 560 का, तो आपको सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है कैनफिन में, और टारगेट जो है वो रहेगा 585 टू 590। इट्स अ बाय। ओके, बलरामपुर चीनी काफ़ी फेवरेट इस समय, हालांकि बैन में है तो आपको कैश में करना पड़ेगा। चलिए इस क्लोजिंग को समझ लेते हैं फिर। और हर्षदा, जब हमने शो शुरू किया था तो 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे था, अब हम 100 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं 42,163 पर। ये बेसिकली उस टाइप की मार्केट है जो दोनों तरफ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खा रही है। आज आपने ट्रेडर्स ने नोटिस किया होगा, ये आज आप अगर ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ट्रेंड था ही नहीं मार्केट में। हर अपसाइड पर मार्केट में एकदम से बिकवाली, और जैसे ही ऐसे लग रहा था कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, वो मार्केट ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा है, मतलब दोनों तरफ मार्केट बेसिकली पूरी तरह से थका रहा है। निफ्टी फिर 17,600 के ऊपर क्लोज दे रहा है, 17,620, लेकिन आज का सिग्निफिकेंस ये है कि आज का लो कल के लो से लोअर है। तो मुझे लग रहा है कि अब एक बार फाइनली ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से बुल्स ने 16,800 डिफेंड कर लिया था, शायद अभी के लिए बेयर्स ने 17,800 डिफेंड कर लिया है, और वो चैनल में अगर हमारी वापसी हुई तो हो सकता है फिर थोड़ा सा मार्केट तंग करे। और ख़ासतौर से IT को लेकर बहुत क्लियर व्यू है कि अब यहाँ पर ये एक सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म करेगा। तो अब अनलेस बैंक निफ्टी वापस चलना शुरू हो, एक रिस्क है कि ये मार्केट अब वापस एक बार एटलीस्ट 17,500 17,400 की तरफ जाए, और उसके बाद शायद आपको एक फ्रेश व्यू दे। मेरे ख्याल से US फ्यूचर्स में भी कुछ खास हो नहीं रहा है। इनफैक्ट लास्ट जब मैंने देखा था अनुज, US फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे था अमेरिकी बाजार। एक बार लेकर आइएगा प्लीज, क्या है ताज़ा तस्वीर इस समय। और साथ ही साथ ये देखिए 145 पॉइंट डाउन, तो प्रेशर है। नैस्डैक भी करीब 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ, और हमारे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि एक बार नज़र डालिएगा कि
ये अपने कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है, तो कॉमेक्स पर अगर आप देखेंगे सोने में गिरावट करीब 1.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है इंटरनेशनली, और चांदी में भी कमजोरी, तो करीब 2% नीचे चांदी करेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कच्चा तेल भी अगर आप मैप करें तो वहाँ पर भी वीकनेस है। इनफैक्ट ब्रेंट 2.25% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ, तो ये उन यूनिक दिनों में से है कि एक्विटीज में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और चांदी सोने के साथ साथ कच्चे तेल में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्रूड जिस तरीके से थोड़ा ऊपर 85 तक गया था, वापस थोड़ा 83 के लेवल पर आया है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग। चलिए फिर एक बार वीरो के पास चलते हैं और एक F&O की भी समरी समझ लेते हैं। वीरो। जय अनुज, एक बार जरा इस क्लोजिंग के साथ जो कि एग्जैक्टली अगर आप देखें उस ट्रेड जोन के बीच में आ रही है, मार्केट ब्रेथ कैसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डैमेज है वो निफ्टी IT ने किया, और आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग्स उनका अभाव था 25 लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग 36 में। शॉर्ट का आंकड़ा बड़ा था काफ़ी, करीब 60 और 68 है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो आज लॉन्ग लेने की टेंडेंसी, लॉन्ग लेने की फीलिंग बाजार में काफ़ी कम थी। देखते हैं वो लॉन्ग्स कहाँ थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेटल्स और फार्मा, JSPL, BPCL, TVS मोटर्स और इनफैक्ट बजाज ऑटो, याद रखिएगा ये दोनों स्टॉक्स टू व्हीलर स्पेस के अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज हुए। दिवीज लैब की जो आतिशबाजी जो है वो आज भी जारी रही और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे था। बहुत एक छोटा सा स्पेस था जहाँ पे लॉन्ग विजिबल था। शॉर्ट कवरिंग HPCL, बलरामपुर चीनी, और बलरामपुर चीनी में शॉर्ट कवर हुआ, याद रखिएगा, यानी जो पोजिशंस थी वो स्क्वायर ऑफ हुई हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स के बैन में है तो सिर्फ वही हो सकता है। श्रीराम फाइनेंस और वोल्टास में आज शॉर्ट कवरिंग थी, और विंडो फार्मा भी आज शॉर्ट कवरिंग, लगभग 1.5% स्टॉक ऊपर रहा। तो अगर आप देखें तो इस वक्त कुछ कमोडिटीज़ में और कुछ फार्मा में और कुछ इसी दायरे में अगर आप देखें आप शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक थी। बाकी शॉर्ट बिल्डअप ICICI लोम्बार्ड नंबर्स के बाद अगर आप देखें डिसअपॉइंटमेंट, RBL मिड कैप बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, LTI माइंट्री, जिनमें अतुल, इन सब में शॉर्ट बिल्डअप हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, PVR, प्रकाश सर साहब को आज कहीं महत्वपूर्ण इवेंट में जा रहे हैं, कल 7:15 पे आशीष बताएंगे वो कहाँ गए थे आपको। लेकिन PVR उस बड़े इवेंट से पहले याद रखिएगा इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। कुछ देर पहले मैं चार्ट को देख भी रहा था एट 1499। याद रखिएगा PVR एक बार फिर से अपने 1 मार्च 2023 से लेकर अब तक के यानी मार्च अप्रैल यानी करीब 1.5-2 महीने के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके बदलता हुआ। और इन टर्म्स ऑफ OI गेन, याद रखिएगा जिस सेक्टर ने सबसे बड़ा OI गेन किया तो वो था आज सीमेंट, लगभग 7.6%। और यहाँ पर आज जो वजह थी वो अच्छी नहीं थी। आज सीमेंट में ज़्यादातर शॉर्टिंग हुई। ग्रेसिम, माफ कीजिएगा, रैमको सीमेंट्स, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सभी स्पेस में आज शॉर्टिंग काफ़ी विजिबल थी। ज़्यादातर स्टॉक्स में आप देखें शॉर्टिंग हुई। और बैंक्स में अगर आप देखें क्या हुआ तो आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज इसमें शॉर्टिंग हुई। आज ICICI बैंक में शॉर्टिंग हुई। PNB और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। और जहां तक IT का सवाल है, जहां पे सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ आज, यहाँ पे बिरला ह्यूज OI बिल्डअप, याद रखिएगा। और इनफैक्ट मैं जो अनुज से कल डिस्कशन कर रहा था कि वो 26,200 का जो 26,184 का जोन है, क्या वॉलेट हो सकता है। अगर आप इस वक्त OI बिल्डअप्स को देखें तो शायद वो इस तरफ इशारा करता हुआ। बिरला सॉफ्ट 7.6%, कोफोर्ज 5%, HCL टेक्नोलॉजीज 11%, इन्फोसिस करीब 16% और LTI माइंट्री 6.3%, TCS, टेक महिंद्रा, इन सभी काउंटर्स में 7-7, 8-8%। तो IT में याद रखिएगा इस महीने के लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सिवियर शॉर्टिंग होती हुई। और 1-2 स्पेस और देख लेते हैं जहाँ पे आज लॉन्ग्स बने। मेटल्स में याद रखिएगा, मेटल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग थे, स्पेशली लीड किया जिंदल स्टील ने लगभग 6%, NMDC करीब 9% और वेदांता करीब 8.5%। और अगर एक मात्र स्टॉक जो कि बैकफुट पे था मेटल्स में, और इनफैक्ट अगर आप देखें मेटल्स और कोरिलेटेड एक्टिविटीज़ में, कोल इंडिया हल्का सा बैकफुट पे करीब 10% का बिल्डअप यहाँ पे था और बैकफुट पे आके खड़ा। लेकिन हर्षदा, प्राइस डैमेज और ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप आज पूरा का पूरा IT स्पेस, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे वो मिड कैप IT हो। IT में तो डर है ही वीरू की सिचुएशन शायद और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब और क्लैरिटी आएगी जब HCL टेक अपनी कमेंट्री देगा और ऑफ कोर्स अपना गाइडेंस भी देगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स पर नजर डालें तो जितना डर था उससे बेहतर क्लोज डेफिनेटली आएगा। 17,600 के ऊपर बिल्कुल बेटर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। क्लोज ने थोड़ा सा फिर उम्मीद जगा दी है कि फिर थोड़ा सा मार्केट बेटर प्लेस है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कल भी थोड़ा सा आपको ऐसे ही और तंग करे मार्केट, और उसके बाद आपको जो उसके बाद वाला वीक है
उसमें फिर मार्केट रिएक्शन करेगा, क्योंकि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बड़े मूव्स और भी नतीजे आएंगे तो उस पर हो सकता है कि थोड़ा सा एक मूव करे। ये एक्चुअली 2-3 दिन से इंडिकेशन दे रहा था मार्केट की थोड़ा सा थक गया है मार्केट इस समय, और एक्चुअली एक तरीके से अच्छा भी है। अगर इस इतने बड़े नंबर से मार्केट थोड़ा म्यूटेड होके जा रहा है तो एक एटलीस्ट आपको याद होगा लास्ट थर्सडे को लॉन्ग वीकेंड से पहले मार्केट कितना तेजी में था, और फिर वो लॉन्ग वीकेंड आया, 2 बड़े नंबर्स आए, उन्होंने एक बड़ा रियलिटी चेक दिया मार्केट को। लास्ट थर्सडे तक ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आप रोज बढ़ रहे थे और लगातार तेजी हुई उसमें। हालांकि थर्सडे को हमने कहा था कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, उसमें क्या हो सकता है कुछ चीज़ें बदल जाएं, लेकिन इसलिए हो सकता है मार्केट इस बार वो वीकेंड में थोड़ा सा कम पोजीशन के साथ जाना चाहता है। अच्छी बात है ये एक तरीके से, और एट द सेम टाइम मार्केट ऐसा भी नहीं कि क्रूशियल लेवल्स तोड़ रहा है, वो भी डिफेंड कर रहा है, 17,550 भी डिफेंड कर रहा है, और बैंक निफ्टी पर तो 42,000 भी नहीं तोड़ रहा है। फॉरगेट अबाउट 41,800, जब तक 41,800 इंटैक्ट है चिंता की बात नहीं है। देखिए एक महीने मतलब 14 दिन का मूव है, 7% बैंक निफ्टी भागा है, मतलब 3,000 पॉइंट हो गए करीब करीब। तो ब्रीदर लेना बनता है, एक तरफा कैसे तेजी दिखाएगा बाजार, वैसे फिलहाल वही हो रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, और आज ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, अगले हफ्ते के नंबर्स की हम बात कर रहे थे, तो अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट इस लिहाज से रहेगा, मारुति के नतीजे भी आएंगे, बजाज ऑटो के भी नतीजे आएंगे, और फिर हम सोमवार को आईसीआईसीआई और रिलायंस दोनों के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे। बजाज ऑटो के चार्ट पर एक फटाफट से लास्ट कॉल गाबा साहब आपका, क्योंकि स्टॉक ऐसे भाग रहा है जैसे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और कुछ अलग ही होने वाला है नतीजों में। इनफैक्ट थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाइएगा, 15 दिनों का, 1 महीने का, इसकी चाल काफी मजबूत रही है। अभी भी खरीद रहे हैं क्या बजाज आप? बिल्कुल, खरीदने की जगह तो अच्छी है बजाज ऑटो की। देखा जाए तो 4,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जो हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट देखते हैं तो उसके हिसाब से लगता है जो मूव शुरू हुआ है 3,800 में वो कंटिन्यू होगा। हाँ, 4,300 एक साइकोलॉजिकल थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन कहीं पर भी वीकनेस नहीं आ रही। करेक्शन आए, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब 4262 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा स्टॉप डीप है 4,200 का, लेकिन मुझे लगता है ये 4,400 से 4,500 तक जा रहा है, थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए फ्यूचर्स में नहीं, ऑप्शंस में नहीं ट्रेड करना चाहिए। लेकिन डिलीवरी में यस बनता है बजाज ऑटो। ओके, डिलीवरी में बनता है बजाज ऑटो। आज काफ़ी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव रहा है बजाज ऑटो। टीवीएस मोटर में सुबह से मूव था और अब बजाज ऑटो ने पार्टिसिपेट किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी लास्ट के कुछ मिनटों में एक अच्छा मूव दिखाया, तो ये भी एक स्टॉक है जो इस समय एकदम एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ये एक और स्टॉक है जो इस समय हाईएस्ट पर जाकर बंद हो रहा है। गावा सर, एक लास्ट चार्ट चेक आपसे यूनाइटेड ब्रूअरीज को लेकर, क्लोज काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसका। यूनाइटेड ब्रूअरीज वेल मैं चार्ट निकाल लेता हूं यहाँ पर। यस, क्लोज अच्छा लग रहा है, काफी गिरावट हुई है फ्रॉम 1800 जोन्स टू 1400 जोन्स। लगता है ऑन द डाउनसाइड जो सेटअप है, बॉटम आउट होने का प्रोसेस शुरू हुआ है, लेने की जगह अच्छी है। 1390 का स्टॉप लगाना चाहिए, और मुझे लगता है 1440 1450 चला जाएगा। एक बार 1440 1450 चला जाएगा तो वहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि यस बॉटम आउट हो चुका। तो यस, एग्रेसिव ट्रेड है लेकिन लेना चाहिए यूनाइटेड ब्रूअरीज, बिल्कुल। यूबीएल में एक ट्रेड का मौका, जाते जाते यहाँ पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपने वो सोम डिस्टिलरी का बयान पढ़ा हो तो देखिए, अब पीक कंजम्पशन वाला पीरियड आ रहा है समर का, और सोम इसीलिए अपनी नई एक कैपेसिटी लगा रहा है कर्नाटक में, और पीक कंजम्पशन उनके लिए तो यूबीएल के लिए डेफिनेटली रहेगा। चलिए अब आज की क्लोजिंग पर फोकस कर लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा तो ऊपरी लेवल से हल्का जरूर हुआ, 17,600 को टेस्ट किया, लेकिन जो क्लोज आ रहा है उसके ऊपर ही लगभग आता हुआ दिखाई दे रहा है। 43 अंकों की गिरावट निफ्टी 50 दिखाता हुआ। निफ्टी बैंक में आज इंट्राडे में ज्यादा प्रेशर था वर्सेस जहां पर हम मार्केट को क्लोज होता देख रहे हैं, 100 पॉइंट का नुकसान। लेकिन जो मोड बिगाड़ने का काम किया ना, वो फिर से टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से आया है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, मिड कैप्स में कोफोर्ज, ये सारे स्टॉक्स से जहां पर पोजीशंस फिर कटने लगी, और आज लगभग 2% के नुकसान के साथ वो इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। और ये स्टॉक्स देखिए कैसे फिटे हैं आज। एम्फेसिस में ज्यादा कुछ बिकवाली नहीं थी। आप इन्फी टीसीएस पर ध्यान देंगे तो वहां पर ज्यादा प्रेशर, एचसीएल टेक जिसके नतीजे कल आएंगे और उसमें ज्यादा गिरावट देखी गई। तो ये इनफैक्ट एक वीकर विकेट थी इस मार्केट की। लेकिन दूसरी तरफ बैंकों में भी अगर आप देखें तो कुछ पोजीशंस अनवाइंड होने के आसार बनते हुए दिखाई दिए थे। वो भी कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1% नीचे था। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कोटक जैसे बैंक्स में साइडवेज ट्रेड बनता दिखाई दिया था। एसबीआई आपको इंडिकेशन दे रहा था कि वो और कमजोर हो सकता है। कोटक में हल्की सी गिरावट थी। आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% की गिरावट। एसबीआई बाजार बंद होते होते
1.25% नीचे जाकर टिका है। एक्सिस में स्ट्रेंथ थी, ये ज्यादा बेहतर मूव दिखाने में कामयाब, और HDFC एकदम साइडवेज था, फाइनल क्लोज के आसपास 0.5% के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। यहां पर डीवीज लैब की तरफ से एक और तेजी का ट्रेड बनता दिखाई दिया। आज के दिन खरीदारी देखने को मिली जरूर है। मेटल काउंटर्स में ध्यान दीजिएगा आप, JSW स्टील, JSPL, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स पर आज मेटल्स में कुछ तेजी थी। चाइना के डेटा से आप संकेत ले, या फिर आप जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आए कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो उसका भी कुछ एक इम्पैक्ट आता हुआ आज सेंटिमेंट पर मेटल्स में। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरने वाले शेयरों की संख्या आज थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए आपको ज्यादा लाली छाई हुई दिखाई देगी। HCL टेक वहां कमजोर, इंडसइंड बैंक की आज धुलाई हुई, इन्फोसिस, SBI लाइफ, NTPC, विप्रो जैसे ट्रेड से जहां पर गिरावट देखने को मिली है। एशियन पेंट में भी आज करेक्शन नजर आया। दूसरी तरफ आप देखिएगा, कंजम्पशन थीम जो कल एक्टिव हो रही थी, टाटा कंज्यूमर में मुनाफा वसूली, HUL में मुनाफा वसूली आज फिर देखने को मिली है। ITC भी थोड़ा सा साइडवेज ही जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। BPCL, डीवीज, बजाज ऑटो, एक्सिस, M&M, भारती और आयशा, ये सबसे ज्यादा तेजी वाले काउंटर्स थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस वीकेंड या फिर फ्राइडे को नतीजे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा शांत लेकिन पॉजिटिव वो स्टॉक दिखाई देने लगा है। यह है फिलहाल आपके लिए आज का क्लोज, 17,612 के आसपास ये प्रोविजनल क्लोज आपको दिखाई दे रहा है। मैनेज कर लिया वो 17,600 के लेवल को इंडेक्स ने। अब देख लेते हैं कि सीधा सौदा में किस तरह के स्टॉक्स चुने गए और उस लिहाज से क्या रिटर्न्स बने हैं। तो आशीष ने आज दरअसल ये चावल कंपनियों पर फोकस किया, और वहां पर हमने देखा है ग्लोबल शॉर्टेज के चलते काफी तेजी देखने को मिली। KRBL 12% भागा, LT फूड 8.5% भागा, पिरामिल फार्मा की एक इकाई की जो US FDA की जांच हुई है उसे पॉजिटिव माना गया, 7% भागा ये शेयर। ICICI लॉम्बार्ड बेहद खराब परफॉर्मेंस, और स्टॉक का आज 5% टूटा। सोम डिस्टिलरीज 6% के गेंस पर, प्रेस्टीज एस्टेट्स 2.5% के गेंस पर, USL और HOEC दूसरे वो मंदी वाले ट्रेड्स थे जहां पर हमने देखा है नीरज ने अपनी नजरें बनाई थी सुबह में। कुल मिलाकर थोड़ी सी और मुनाफा वसूली, और ये तीसरा सत्र इस हफ्ते का जहां पर हम थोड़े नेगेटिव साइड पर ही जाकर टिक रहे हैं। 17,618 तो 17,600 को रिस्पेक्ट करता हुआ ये फिलहाल आपके लिए मार्केट। और निफ्टी बैंक जो तेजी में था वहां पर भी तेजी पर विराम लगा, और आज हल्की सी मुनाफा वसूली करीब 100 पॉइंट की देखने को मिली है। जी, और इस क्लोजिंग की दो हाइलाइट्स और रही हर्षता। आज निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग आप समझ लीजिएगा कि 23 फरवरी के बाद हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज हुआ, और निफ्टी IT 3 अक्टूबर 2022 के बाद एक बार फिर से लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में और एक बहुत रिस्की जोन के थोड़ा सा ऊपर 26,687 पे क्लोज हुआ। ये दिन फिर एक दिन एक रेंज में निकल गया, और 17,600 टूटा नहीं, और ऊपर की तरफ 17,700 निकला ही नहीं। बाकी अनुज थकाएगा, रुलाएगा या कुछ करके दिखाएगा, मेरे ख्याल से अब ये गुरुवार बताएगा। बिल्कुल, और कल तो वीकली एक्सपायरी भी है वीरू, और फिर देखते हैं किस तरीके का मूड बनता है। पिछली वीकली एक्सपायरी में मार्केट ने धमाल मचाया था अपसाइड पर, क्या इस बार धमाल मचाएगा डाउन साइड पर? ये मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 2-3 दिन में बिहेव किया है। और अगर 17,568 574 का जो जोन है अगर वो टूट गया कल, तो मुझे लग रहा है काफ़ी स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होंगे। तो इसके लिए और आज, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, एक तरीके से मार्केट प्राइसिंग करके जा रहा है कि आज US क्यूज़ ख़राब होंगे। अब कल सुबह हम अनलेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए कुछ हद तक पचा चुके होंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। कल हमको कोई एटलीस्ट शॉक नहीं मिलना, कोई बड़ा शॉक नहीं मिलना चाहिए। अनलेस ये जो 150 पॉइंट डाउन है 400-500 हो जाए, फिर मार्केट अलग रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली। चलिए, इसी के साथ हम तीनों को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।